गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? कॉम्प्लेक्स फेजर से सर वो वेव कॉम्प्लेक्स फेजर से question वेव भी को दिया ऐड था। करना ना। ठीक। आपने सर वो एक क्वेश्चन दिया था हम्म वो n-1 वेव्स थी। वो हुआ था क्या? वो हो सॉल्यूशन गया पर बता लेकिन दीजिए। उसमें एक लास्ट में रिजल्टेंट निकाल रहे ना तब एक वो बन रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा। एक बार नोट करोगे आप? एक बार बता रहा हूँ। अभी नहीं, वो फिर ना हम डाउट में डिस्कस कर लेंगे उसे, या क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे उसे। ठीक। ओके सर। क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। एक दो दिन और जो मैंने एक्सप्रेशन कहा था वो लाने की कोशिश कीजिए, जल्दी नहीं है, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे जब हम डिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी तो इंटरफेरेंस शुरू ही हुआ है, तो अभी ऑलमोस्ट 10 या 15 क्लास के बाद वो टॉपिक आएगी। तब तक आप कोशिश कीजिए उस फॉर्मेट में लाने का, अगर आ जाता है तो। एक्सप्रेशन आ तो गया सर लेकिन वहाँ पे एक पता नहीं आर्क वाला लेकर आएगा ना, आर्क और रेडियस वाला। क्या कहना है आप? तो जो रिजल्ट आएगा वो आर्क और रेडियस को मिलाकर आएगा ना, थीटा एज्यूम करके। मतलब में सर हो गया। हाँ, लगभग उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, देखिए, कोशिश कीजिए, वो डिफ्रैक्शन चैप्टर में हमें काम आएगा। राइट। तो अभी तब तक आप उसे कोशिश कीजिए उस फॉर्मेट में लाने का, जहां मैंने कहा था कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा E0 साइन n डेल्टा बाई 2 और फिर साइन डेल्टा बाई 2, इस फॉर्मेट में होगा वो। राइट। तो उसे थोड़ा सा कोशिश कीजिए उसे लाने का। अभी जो कॉम्प्लेक्स e raised पर आइटा थीटा -1 क्या होगा? हाँ, उसको जैसे देखिए, अभी आपका आई थीटा ऐसा अगर कुछ आ रहा होगा, बट उसमें प्लस माइनस। की बात। हाँ e हाँ, की तो उसमें पावर प्लस आइटा माइनस थीटा करके -1। फिर उसे थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कीजिए, वो आ जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस। तो किसी से नॉइज आ रहा है, मुझे लगता है, किससे? तो अभी तक इससे पहले हमने सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ा था, यानी जब कभी दो वेव आपस में ऐड होंगे तो क्या होगा। थोड़ा बहुत मैंने पीछे भी शायद आपको आइडिया दे दिया है सुपर पोजिशन में क्या होता है और इंटरफेरेंस में क्या होता है। सुपरपोजिशन कोई भी दो सुपरपोज कर सकती है, पर इंटरफेरेंस में कुछ कंडीशंस लग जाती है, जैसे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन से होना चाहिए। हाँ, जैसे देखिए, अगर सुपरपोज होकर के इंटेंसिटी अगर जीरो हो, कहीं किसी पे नॉन जीरो हो, राइट, तो फिर यानी इंटेंसिटी अगर मॉडिफाइड हो जाता है उस जगह, तब तो फिर क्या होगा कि इंटरफेरेंस होगा। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी जस्ट दोनों का सम है, दो वेव आपस में मिल रहे हैं, नेट इंटेंसिटी अगर जस्ट दोनों का सम है, तब तो ये सुपरपोजिशन होगा। बट दोनों की इंटेंसिटी अगर चेंज हो गई है, दोनों के सम से कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इंटरफेरेंस है। जैसे मैंने कहा कि 4 + 4 आपका एक्सपेक्टेशन है 8, तो अगर हमेशा 8 आ रहा है तब तो सुपरपोजिशन है। बट 4 + 4 अगर आपका 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसा अगर कुछ हो तो वो इंटरफेरेंस होगा। यानी इंटेंसिटी अगर दोनों के सम से कम ज्यादा आ रहा हो तो इंटरफेरेंस होंगे। तो इंटरफेरेंस को हम कहेंगे क्या कि सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। हाँ, इसकी यानी डिफिनीशन देख लीजिए कि व्हेन टू और मोर देन टू वेव superpose such that intensity of the medium get redistributed in terms of dark and bright fringe. It is called इंटरफेरेंस। तो इसको इंटरफेरेंस कहा जा सकता है। जैसे देखिए कि अगर यहाँ पे, यहाँ से अगर हमने एक लाइट ऑन किया, या फिर ये
यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि यहाँ एक लाइट है, लाइट सोर्स ऐसा, और फिर यहाँ भी लाइट सोर्स है, 2 लाइट सोर्स है, और अगर मान लीजिए कि यहाँ से जो इंटेंसिटी जा रहा है आई नॉट, यहाँ से इंटेंसिटी जा रहा है आई नॉट, अगर यहाँ पे पूरे के जगह इंटेंसिटी 2 आई नॉट है, अगर हर एक जगह इंटेंसिटी 2 आई नॉट है, 2 आई नॉट है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, इसको हम सुपरपोजिशन कहेंगे या इंटरफेरेंस कहेंगे? अगर 2 आई नॉट यानी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है तो सुपरपोजिशन, राइट। बट अगर सपोज कीजिए कि आपका ऐसा है, इसे डायग्राम 1 लिख लीजिए, इसके बाद आप, या फिर इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं। बट अगर सपोज कीजिए कि आपका ऐसा है, यहाँ लाइट सोर्स है ये, और फिर यहाँ से लाइट सोर्स है ये, और यहाँ पे अगर आपका कहीं डार्क और ब्राइट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ब्राइट हो गया फिर कहीं डार्क हो गया, अगर आपका इंटेंसिटी डार्क एंड ब्राइट के टर्म्स में आ रहा है, और होता है क्या है कि अगर सपोज कीजिए इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जहाँ पे ब्राइट होगा उसकी इंटेंसिटी 4 आई नॉट हो सकती है, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो सकता है, तो इंटेंसिटी 4 आई नॉट यानी इंटू 0 ऐसा हो सकता है। तो ये अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट आ गया, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है क्या? इंटरफेरेंस हो रहा है ना, क्योंकि अगर 2 बल्ब यहाँ पे ऑन होंगे तो होगा, एक्सपेक्टेशन क्या था कि हर एक जगह ना ब्राइट हो। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपका रूम है और आपने 2 बल्ब इकट्ठा ऑन किया, तो सामने वाले दीवार पे क्या होगा, हर एक जगह ब्राइट ही होगी ना। यस सर। लेकिन अगर दीवार पे कहीं ब्राइट है कहीं डार्क है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि इंटरफेरेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बल्ब आप बंद कर लीजिए तो हर एक जगह ब्राइट होगी, दूसरा बल्ब भी आप बंद कर लीजिए हर एक जगह ब्राइट होगी, लेकिन दोनों बल्ब अगर आप ऑन करते हैं तो फिर क्या होगा, एक जगह ब्राइट एक जगह डार्क, तो इस फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहेंगे। यहाँ क्या है कि एक बल्ब को बंद कीजिए तो भी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, दूसरे बल्ब को बंद कीजिए तो भी यूनिफॉर्म, दोनों को ऑन कीजिए तो भी यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट बल्ब क्या हो रहा है, सुपरपोज हो रहा है, इसलिए आई प्लस आई नॉट 2 आई नॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों लोग? इंटरफेरेंस समझ में आ गया क्या होता है? Yes. मीनिंग देखिए, when 2 or more than 2 waves superpose such that the intensity of the medium get redistributed। redistributed मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ना हर एक जगह इंटेंसिटी यूनिफॉर्म था, हर एक जगह 2 आई नॉट था, यहाँ पे क्या हुआ कि 4 आई कैसे हुआ होगा, तो एक जगह का 2 आई नॉट उठ के दूसरे वाले 2 आई नॉट पे चला जाएगा, तो इंटेंसिटी नेट कितना हो जाएंगे, 4 आई नॉट। क्योंकि वैसे यहाँ से आई नॉट जा रहा था, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेट इंटेंसिटी कितना होना चाहिए था, 2 आई नॉट ना। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे 4 आई नॉट हो रहा है तो कैसे, तो चूंकि अगर जस्ट यूनिफॉर्म हुआ होता तो हर एक जगह 2 आई नॉट हुई होती, तो एक जगह का 2 आई नॉट दूसरे के 2 आई नॉट पे चले जाता तो वहां पे 4 आई नॉट हो जाती है, और जहां से 2 आई नॉट उठ गया है वहां पे कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेटमेंट समझ में आया? ओके, सो ये समहाउ यानी थ्योरेटिकल हमने कहा कि इंटेंसिटी क्या होता है, आगे हम इसे क्वांटिफाई करेंगे मैथमेटिकली, यानी एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि इंटरफेरेंस होता है क्या है। सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes. ओके, यस अब होगा क्या कि इंटरफेरेंस कब होगा और फिर वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। सो फर्स्ट कंडीशन होता है कि वेव मस्ट बी कोहेरेंट। ये कोहेरेंट क्या होता है हम आगे थोड़ी देर के बाद समझेंगे कि कोहेरेंट मतलब क्या। वेव मस्ट बी कोहेरेंट होगा क्या कि सेम पोलराइजेशन कोहेरेंट होना चाहिए, उसके बाद फिर उन लोगों का जो होना चाहिए यानी पोलराइजेशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर कोहेरेंट होगा, सेम पोलराइजेशन होंगे, तो वो दोनों फिर आपस में क्या होंगे, यानी इंटरफेरेंस होंगे। अब होगा क्या कि कोहेरेंट के लिए फिर और हम कह सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो सब सेकेंडरी चीज है, या फिर एक लिख ही लेते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी।
सेम फ्रीक्वेंसी। तो अगर ऐसा हो तो फिर यानी वेव जो होगा वो इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब मैंने क्या कहा था, पोलराइजेशन कौन से डायरेक्शन को शो करता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को। तो सेम वाइब्रेशन हो, उसके बाद फिर कोहेरेंट हो और सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो ये कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, तो फिर हम अब कोहेरेंसी को डिस्कस करते हैं कि कोहेरेंसी होता है क्या। Yes, sir. ओके कोहेरेंट, मुझे बताइए कोहेरेंट वेव क्या होता होगा, कोई या कोहेरेंसी क्या होता है। तो जिसका वेवलेंथ मतलब सेम हो। जैसे देखिए, कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा कोई सोर्स है, इसे हमने S1 कहा, और इस सोर्स से ऐसा कोई लाइट जा रहा, एक ऐसा, और फिर ये S2 सोर्स है और इससे वेव ऐसा, इसे अगर मैं प्लॉट करूं तो मान लेते हैं ये ऐसा, ये यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड तो A1 है और इसकी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A2 है, और A1 A2 अभी इक्वल नहीं है। ये मुझे बताइए कि ये दोनों वेव कोहेरेंट है या नहीं है। एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, दोनों की एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ये दोनों वेव कोहेरेंट है या नहीं। नो सर। है सर। है सर। ओके है सर। हाँ, सो ये दोनों वेव जो होगा वो कोहेरेंट होगा। इसका मतलब होगा क्या कि दोनों के बीच फेज मुझे बताइए, इस पॉइंट पे इसका फेज कितना, 0, यहाँ भी 0, दोनों की फेज सेम है, यहाँ ये मैक्सिमा ये भी मैक्सिमा, यहाँ पे समथिंग, यानी दोनों का फेज सेम है, यानी दोनों क्या कर रहा है, आइडेंटिकली मूव कर रहा है। आइडेंटिकली अगर मूव कर रहा है तो फिर हम इसको यानी दोनों के बीच हम ये कह सकते हैं कि फेज डिफरेंट सेम है। अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि S3 और उसको अगर मैं प्लॉट करूँ इसी तरीके से, सो आपके पास 3 सोर्स है, मुझे बताइए इसमें से कौन से कोहेरेंट है, कौन से इनकोहेरेंट। S3 इनकोहेरेंट। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसा कहूँ इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई 1,2 कितना है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0। 0 0, 0 दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 है। यहाँ मुझे बताइए फेज 2,3, यहाँ क्या दिख रहा है आपको फेज डिफरेंस, 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं, पाई होगा। पाई देख रहे हैं प्लस में होगा, ये माइनस में है, Yes, ये sir. यानी तो ये दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा पाई होगा। मुझे बताइए कि S1 S2 कोहेरेंट है क्या, यस सर, कोहेरेंट है सर। और S2 और S3 ये भी कोहेरेंट है सर। ओके। सो हुआ क्या कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कुछ भी हो, फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होना हाँ, चाहिए जैसे ये देखिए यहाँ पे हर एक जगह 0 है, यहाँ भी आपको लग रहा है हर एक जगह पाई है, हर एक जगह पाई है ना यहाँ पे। ये थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला की जो फेज डिफरेंस है सेकंड के कंपैरिजन में हमेशा पाई है, हर एक जगह पाई है ना, यस सर। यस सर। राइट। बट अगर हम एक और फोर्थ की बात करें, यानी अगर हम S4 की बात करें और यहाँ पे ये, और इसको हम अगर अब इस तरीके से ड्रॉ करें, सो ये, या हालांकि सपोज कीजिए कि ऐसा, अभी अगर इस दोनों के बीच हम बात करें फाई, मान लेते हैं कि हमने डायग्राम उस तरीके से ड्रॉ किया है 3,4, अगर ये वेरिएबल है तो, अगर इस दोनों का फेज डिफरेंस यहाँ पे वेरिएबल है, यानी हर एक पॉइंट पे जैसे अभी कहीं कुछ और था
और किसी और पॉइंट पे अगर ये कुछ और हो, अगर ये वेरिएबल है, राइट। सो होगा क्या कि यहाँ पे phi 0 इस दोनों के बीच ये कांस्टेंट है, इस दोनों के बीच ये अगर कांस्टेंट है, और फिर इस दोनों के बीच अगर ये वेरिएबल है, तो होगा क्या कि फेज डिफरेंस क्या हो ये मैटर नहीं करता, बट फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तब तो हम क्या कहेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्स है। फेज डिफरेंस अगर वेरी करता हो तब हम उसे कहेंगे वो इनकोहेरेंट सोर्स, राइट। तो डिफिनीशन क्या बनेगा कि इफ phase difference between the two waves are constant, then it is called coherent wave। अगर उस दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको कोहेरेंट वेव कहा जाएगा। दैट इज अगर आपका फेज डिफरेंस डेल फाई, अगर डेल फाई आपका कांस्टेंट है तो ये कोहेरेंट होगा। डेल फाई क्या होगा वो मैटर नहीं करता, फेज डिफरेंस क्या है वो मैटर नहीं करता, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस वेरिएबल होगा तो वो कोहेरेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, S1 S2 और S3 ये दोनों तीनों जो होंगे वो कोहेरेंट होंगे। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट यानी S4 जो है वो इनकोहेरेंट है क्योंकि इसका फेज वेरी कर रहा। तो फिर इसको अगर हम किसी एक के साथ कहें तो वहां पे वो यानी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सुपरपोजिशन तो हो सकता है बट इंटरफेरेंस नहीं होगा वो। कोहेरेंट वेव का मतलब समझ में आ गया बच्चों लोग क्या होगा? ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। लिख लिया है ये? नहीं सर। अच्छा लिख लीजिए। सर मतलब हम वेवलेंथ कुछ भी ले लें, कोई भी किसी भी टाइप का मिक्स नहीं, लाइट वेवलेंथ होगा क्या कि डेल्टा फाई कांस्टेंट कब होगा? अब मुझे बताइए, अगर वेवलेंथ आपका डिफरेंट है तो क्या आप इसे कांस्टेंट कह सकते हैं? नो सर। नहीं कर फेज कभी भी कांस्टेंट होगा नहीं होगा ना, वो फिर पोजीशन पे डिपेंड हो जाएगा। वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, तो वो ऐसा तो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी आपका सेम होना चाहिए तभी डेल्टा फे जो होगा वो कांस्टेंट होगा। आपने सर पोजीशन की बात करी हुई, मैं कह रहा था कि सर पोजीशन फिर मैटर करेगा ना कि हम कहाँ पे सोर्स को रख रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बार पोजीशन अगर आपका फिक्स हो गया तब वो मैटर नहीं करेगा ना, क्योंकि पोजीशन अगर फिक्स है तब तो होगा क्या कि फेज डिफरेंस कुछ आएंगे उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसा अभी हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ये लिख लीजिए। फिर हम आपका जो कंसर्न है वो मुझे भी थोड़ा शुरू में डाउट होता था, तो उसे हम एक बार देख लेते हैं कि यानी कोहेरेंट डिस्टेंस के टर्म्स में कैसे हम बात करेंगे। ये लिख लिया हो तो मुझे बताइए। जब डायग्राम ड्रॉ हो जाए ये सारा तो फिर मुझे बताइएगा। हो गया। और लोगों को हो गया या बाकी है? हो गया सर। ओके ठीक। सो कोहेरेंट जैसे अभी कोई कह रहे थे वहां देखिए कि कैसे हम कहेंगे कि कोहेरेंट। मान लेते कि दो स्लिट है और यहाँ स्क्रीन है, क्योंकि ऑब्वियसली इसे YDSC में हम यूज करेंगे। और यहाँ से अगर कोई वेव जा रहा इस पॉइंट पे और यहाँ से कोई वेव जा रहा है इस पॉइंट पे, मान लेते हैं कि वेव यहाँ ये गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे। मुझे बताइए उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस आप ऐसे कहेंगे, जैसे अगर मैं यानी E1 का इक्वेशन लिखूं, E1 का इसका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यानी E0 इजकल टू साइन KZ माइनस ओमेगा टी, ऐसा। और अगर मैं E2 लिखूं जेड के टर्म्स में भी यह ठीक है,
अगर मैं अब E2 लिखूं यहाँ से तो लिखा जा सकता है E0 साइन के, और मान लेते कि ये Z है और ये इससे Z थोड़ा सा ज्यादा है, यानी Z प्लस डेल्टा Z है, माइनस और फिर यहाँ पे ओमेगा टी। मुझे बताइए दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कुछ तो है डेल्टा जेड के डेल्टा Z ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ से अगर मैं कहूँ तो यहाँ डेल्टा Z फिक्स होगा। इसी पॉइंट को अगर मैं, जैसे यहाँ ये पॉइंट था, इसी यानी बीच वाला पोजीशन, जैसे ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पे डेल्टा Z की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। हर एक पॉइंट पे डेल्टा Z की वैल्यू कुछ और होगी ना, क्योंकि दोनों के बीच पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे। यस सर। ठीक, अब मुझे बताइए ये दोनों वेव आपस में कोहेरेंट है या नहीं है? है सर, नहीं सर, मतलब एक पॉइंट की बात करें तो नहीं, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे देखिए जब कभी इंटरफेयर करेगा ये दो वेव, तो ये दो वेव जब दोनों रास्ते ट्रेवल करके गए तो दोनों के बीच हर एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस अलग अलग होता जाएगा। जैसे यहाँ पे फेज कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। बट अगर सपोज कीजिए जहाँ पे वो मीट कर रहा है वहां पे फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा जेड पे। अब आप 10 मिनट के बाद देखें या 10 घंटे के बाद देखें, यहाँ डेल्टा जेड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना इस पॉइंट पे यस सर। ना। तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस अब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना, अब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना, यस सर। राइट। हाँ, तो इसको ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि दो आदमी अपने घर से निकले और मान लेते हैं कि उसको मेट्रो पे मिलना है, तो दोनों जब अब आपस में मूव करेंगे तो दोनों की पोजीशन अलग अलग होती जाएगी, तो हो सकता है कि दोनों का फेज ना टाइम के साथ बदलता जाए, राइट। अब होगा क्या कि दोनों अगर मेट्रो पे आ गए और मेट्रो पे दोनों अगर एक ही जगह बैठ गए, ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दोनों की फेज डिफरेंस होगी, क्योंकि ये अपने घर से कितनी दूर निकला था, सपोज कि इसे 5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा था, इसे 15 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा था, तो दोनों के बीच जो यानी पाथ डिफरेंस हुआ वो 10 किलोमीटर की। अब जब वहां पे मिट गए, अब उसके बाद यानी टाइम के साथ, टाइम अगर वो मान लो कि 2 o'clock मीट हुए थे, अब 2 के बाद 3 हो, 5 हो, 10 हो, जब तक वो दोनों उस पॉइंट पे, वहां तक तो फेज डिफरेंस अब कांस्टेंट रहेगा ना। यस सर। ना, तो ऐसा ही हो रहा है, वो दो वेव जब उस पॉइंट पे जा रहे हैं तो वहां पे एक बार फेज डिफरेंस आ गई, उसके बाद अब वो फेज डिफरेंस जब तक यानी उस पॉइंट के लिए फॉरएवर कांस्टेंट हो गया। मतलब सर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने दो स्लिट्स के थ्रू वॉल पे या फिर किसी स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया, और फिर हम एज इट इज पूरे सिस्टम को छोड़ के कल आके देखते तो सेम ही पैटर्न मिलेगा हमें। हाँ, जैसे यहाँ पे अब ये मीट हो गया, अब आप मान लीजिए 5 दिन के बाद आएंगे तो भी यहाँ पे वही पैटर्न होगा, बट होगा क्या, जैसे अगर सपोज कीजिए सेकंड वाले पॉइंट पे, यानी यहाँ पे अगर वो मीट किया इस लोकेशन पे, यहाँ पे अब जो भी पाथ डिफरेंस होगा उसके हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, यहाँ मैक्सिमा मिनिमा बनेगा। अब आप कहीं भी कितनी देर के बाद भी देखें, ये मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन आपस में क्या होगी? चेंज नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि डेल्टा जेड अब उस पॉइंट के लिए फिक्स होगा, इस पॉइंट यानी हर एक पॉइंट के लिए अपना अपना डेल्टा जेड होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वेव क्या ट्रीट करेगा? वहां पे फेज कांस्टेंट वहां पे रहेगा हर एक पॉइंट पे लिए, ठीक। यस सर। तो वो ऐसा कि यानी होगा क्या कि वेव मूव तो कर रहा है, वेव का आपस में फेज भी मूव कर यानी डिफर है, बट किसी एक पॉइंट पे अगर पोजीशन फिक्स है तो वहां पे फेज डिफरेंस जो होगा वो फिक्स होगा, तो ऐसे वेव कोहेरेंट कहे जा सकते हैं। तो अभी तक हम डिस्कस क्या कर रहे थे? कोहेरेंट वेव किसको कहेंगे? जिसका फेज डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो ये कोहेरेंट वेव होगी। लेजर लाइट क्लोज टू कोहेरेंट वेव होता है। जब कभी आपके न्यूमेरिकल्स में आए लेजर लाइट तो आप समझ जाइए कि ये कोहेरेंट सोर्स है। सो लेजर लाइट इज क्लोज टू कोहेरेंट सोर्स। ऐसा, ये चीज समझ में आ गया बच्चे लोग? यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक। अब अगर सपोज कीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी अगर डिफर होती, दोनों का के डिफर होता, ओमेगा डिफर होता, तब जब हम अगर डिफरेंशिएट क्रिएट करते तो क्या होता है? डेल्टा फाइव होते वो टाइम और पोजीशन के साथ वेरी करेगा, तो उस वक्त वो कांस्टेंट नहीं होता, उस वक्त फिर हम क्या कह सकते हैं? कोहेरेंट वेव नहीं कह सकते। तो ऑब्वियसली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये क्या होना चाहिए? यानी फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है इनकोहेरेंट वेव। सो आप इसका आइडिया बताइए क्या कहा जा सकता है इनकोहेरेंट वेव किसको? तो फेज जिसका डिफरेंस फिर अगर वेरिएबल हो। so if phase difference between
the two waves vary randomly। अगर वो रैंडमली वेरी कर रहा है या काफी क्विकली वेरी कर रहा है तब हम उसको कहेंगे कि ये इनकोहेरेंट वेव है। दैट इज जब कभी आपको इनकोहेरेंट कहना हो तो डेल फाई की वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल रैंडमली। रैंडमली जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब कि डेल्टा फाई, जैसे देखिए ये दो वेव आपस में कितना फेज डिफरेंस होगा आप बता सकते हैं क्या किसी पोजीशन पे कितना होगा? यस सर। ना दोनों का Z1 Z2 पता कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए तो फिर आपको डेल्टा फाई फिक्स है कि के डेल्टा जेड होगा, वो एक रूल से फॉलो अप कर रहा है। अगर आप किसी का फेज डिफरेंस एक तो यानी वेरी कर रहा हो और दूसरा होता है कि रैंडम वेरी कर रहा हो, जैसे वेरी में तो ये होगा कि हाँ सपोज ये किसी रूल से वेरी कर रहा हो, रैंडम वेरिएबल मतलब क्या होगा कि अगर वो अभी चेंज होकर क्या बना वो आपको भी नहीं पता है, राइट। अगर वो काफी क्विकली वेरी कर रहा हो या रैंडमली वेरी कर रहा हो तो उसको हम इनकोहेरेंट कहेंगे। जैसे देखिए आप ऐसा कह सकते हैं कोहेरेंट इनकोहेरेंट के मतलब कि दो फ्रेंड है, दोनों कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। अब एक फ्रेंड ने क्या किया कि एक दिन 8 आवर्स स्टडी किया, किसी और ने 6 आवर्स स्टडी किया, दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स की। फिर दूसरा क्या हुआ कि दूसरे दिन दूसरे ने 6 आवर किया और फिर अगर वो कोहेरेंट वेव होगा, कोहेरेंट स्टूडेंट होंगे तो फिर अब दूसरे को कितना पढ़ना पड़ेगा? 4 आवर्स ना, 4 आवर्स सो दैट, या फिर इस तरीके से 8 आवर्स सो दैट कि उसका फेज डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो जब कभी वो इस तरीके से वेरी करता है कि फेज डिफरेंस या तो 0 हो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो वो दोनों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 10 डेज के बाद या 20 डेज के बाद फिर उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, वो वेल प्रिडिक्टेबल होता है, तब तो हम उसे कहते हैं कि कोहेरेंट है। लेकिन अगर एक ने 10 कहा और दूसरे ने 6, तो अभी तो दो, यानी सपोज कीजिए 8, तो दो तो 2 आवर्स की हो गई, बट अगले दिन अगर मान लो दोनों अलग अलग फेज कवर किया, बट दोनों की फेज डिफरेंस अब अगर कुछ भी हो सकता है, 2 आवर्स की जगह 4 हो सकता है, 10 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो अगर रैंडम वेरी कर रहा है तो उसको हम इनकोहेरेंट कहेंगे। चीजें समझ में आए कि इनकोहेरेंट मतलब क्या हुआ सर? ना, दो के बीच क्या डिफरेंस है वो रैंडम है, आप उसे ना मैथमेटिकली वेल डिफाइन नहीं कर सकते, तब हम उसको इनकोहेरेंट सोर्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों लोग? यस सर। ओके। होगा क्या कि all the natural source of light produces इनकोहेरेंट वेव। जितने नेचुरल लाइट्स होते हैं वो इनकोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है। मुझे बताइए कि इनकोहेरेंट अगर वो सोर्स प्रोड्यूस करता है उसके डिसएडवांटेज क्या है? और कोई दो लाइट इनकोहेरेंट है, क्या है डिसएडवांटेज? इंटरफेरेंस नहीं बनना चाहता है। मिलेगा उसमें। हाँ ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? सर नॉर्मल लिविंग में इनको अगर हाँ। कोहेरेंट वेव होते तो हर जगह इंटरफेरेंस होता, हाँ, तो अगर डार्कनेस प्रेजेंट होता, पर इनकोहेरेंट वेव्स की वजह से एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दुनिया में मौजूद है। अगर मान लीजिए घर में कोहेरेंट वेव होता तो 2 बल्ब अगर कोई जलाता तो फिर वो आदमी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि रूम में डार्क एंड Yes, sir. ब्राइट की स्ट्रिप बन जाती है ना। अब हम घर से बाहर निकलते अगर सन रे सपोज करो कोहेरेंट वेव बनाता तो फिर हर एक जगह डार्क ब्राइट की स्पीड बनी रहती। अभी इनकोहेरेंट सोर्स है, इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, ठीक। तो ऑब्वियसली हमारे लिए इनकोहेरेंट सोर्स एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज कब है कि जब कभी हम यानी कोई रिसर्च करना चाहते हैं, और रिसर्च के वक्त क्या होगा कि कोई चीज जब वेल डिफाइन होता है तभी हम उसको प्रॉपर मेजर कर सकते हैं, या वो हमारा एक टूल हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक आर्मी बना रखा है और वो आर्मी आपकी कभी बात नहीं मानती हो और रैंडम बिहेव करता हो, कोई 10 बजे जागता हो, कोई 5 बजे जागता हो, आपको लग रहा है कि वो आर्मी किसी काम की है? कोई काम नहीं, No, sir. कोई काम। हाँ, आर्मी अगर है तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो वेल डिसिप्लिन्ड हो, वेल कोहेरेंट हो, राइट। मार्चिंग आपने देखा है ना, उसकी मूवमेंट कैसी होती है, कोहेरेंट या इनकोहेरेंट? कोहेरेंट। कोहेरेंट। कोहेरेंट।
तो होगा क्या कि जब कभी आपको ना उसको मैनिपुलेट करना है, यूज करना है, राइट, तो उस वक्त चीजें कोहेरेंट होगी, तो ही हम उसे प्रॉपर से यूज कर पाएंगे। तो जब कभी लाइट को हम एज ए टूल यूज करते हैं, मेजरिंग टूल, तो वहां तो कोहेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस वक्त वेल डिफाइंड पाथ होना जरूरी है, वेल डिफाइंड यानी उसकी वेरिएशन जरूरी है। कोहेरेंट के साथ ही यानी टाइप ऑफ कोहेरेंट वेव एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोहेरेंसी, एक होता है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है? टाइम के साथ जो वैल्यू। हाँ, कि ये कितना मैक्सिमम टाइम तक क्या कर सकता है वो, या कितना मिनिमम टाइम तक क्या होगा कि वो कोहेरेंट होगा। जिससे हम कहेंगे कि मिनिमम टाइम up to which a wave remain coherent, ऐसा, राइट। और फिर कोहेरेंट टाइम की एक डिफिनीशन होगी, कोहेरेंट टाइम टाउ सी, वो दिया क्या जाता है तो 1/डेल्टा न्यू से ये। और यानी डेल्टा न्यू को क्या कहते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी स्प्रेड कहते हैं। ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी स्प्रेड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड। ये लिख लीजिए, फिर हम इसका फिजिक्स समझेंगे कि टेम्पोरल कोहेरेंस मतलब हुआ क्या। लिख लिया बच्चे लोग? Yes. जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमने एक ना येलो बल्ब लिया है जो येलो कलर निकालता है, राइट। अब मुझे बताइए कि ये जो बल्ब हमारे घर में है जो येलो कलर निकालता है, आपको क्या लग रहा है कि ये मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक है? बहुत सारे यानी इसमें वेवलेंथ। हाँ, कोई भी येलो लाइट बल्ब जब आप घर में यूज करते हैं, आपको लग रहा है कि सिंगल येलो लाइट है इसलिए मोनोक्रोमेटिक होगा, वो मिसकॉन्सेप्शन है। जब कभी कोई लाइट सोर्स होता है, कोई भी लाइट सोर्स प्योर मोनोक्रोमेटिक कभी नहीं होता। लेकिन जब कभी अगर वो येलो कलर निकाल रहा है, इसका मतलब क्या कि उस येलो में भी बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। जैसे येलो कलर आप देखें तो आपके आसपास येलो कलर की सेम वेराइटी नहीं होगी ना, कोई कम येलो होगा, कोई ज्यादा येलो होगा, होता है ना। जैसे हम रेड कलर कहते हैं, आपको सारा रेड कलर एक ही जैसा दिखता है क्या? कुछ रेड कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, रेड में भी वैरायटी होती है ना। हाँ, तो ऐसा ही जब कभी हम एक बल्ब येलो कलर कहेंगे ना, तो ये जो येलोनेस होगी वो सारे यानी इसमें से बहुत सारे येलो कलर निकलेगा डिफरेंट कलर का, राइट। उस सबका सुपर पोजिशन करके एक आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज इसमें बहुत सारे कलर निकलेंगे। अब जैसे देखिए कि एक सपोज कीजिए कि हमने ऐसा कलर कहा, यानी एक येलो कलर हमने कहा, और अभी हमने फेज डिफरेंस की अभी हमने कोहेरेंस यानी टेम्पोरल कोहेरेंस की क्या बात कही? मैंने कहा कि मिनिमम टाइम अप टू व्हिच इट रिमेन कांस्टेंट। मैंने दो वेव की बात की है या सिंगल एक वेव की बात की है? सिंगल एक वेव ना। तो एक वेव भी जब ऐसे मूव करेगा ना, तो ये ज्यादा देर तक कोहेरेंट नहीं रह सकता, ज्यादा देर तक कोहेरेंट नहीं होगा। जैसे अगर सपोज कीजिए यहां तक क्या होगा कि ये फिक्स पैटर्न में मूव किया है, सडनली कुछ दूर के बाद फिर क्या होगा कि इसके कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और फिर इसके वेरिएशन चेंज हो सकते हैं। फिर सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, फिर इस तरीके से, राइट। तो ये जो एवरेज टाइम होगा जहां तक ये कोहेरेंट हो सकता है, जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां जो इसका एवरेज टाइम हुआ टॉस ही, तो टॉस इसको कहेंगे जहां तक ये क्या था, कोहेरेंट था, यहां तक,
ठीक, अब आपको लग रहा है ना कि इसकी भी कोहेरेंस टाइम अलग होगी, इसकी भी कोहेरेंट टाइम होगी, कभी यही वेव कुछ देर तक कोहेरेंट होगा, फिर कुछ डिफरेंट देर के बाद कोहेरेंट होगा, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगी, जहां तक ये कोहेरेंसी अपने आप को मेंटेन कर रहा है तो उसको कोहेरेंट टाइम कहेंगे। जैसे ये वैल्यू, राइट, तो यहाँ तक अगर अपना क्या रहा, ये कोहेरेंट रहा तो उसको कोहेरेंट टाइम कहेंगे। अब अभी जैसे मैंने कहा कि एक वेव है, एक्चुअली रियलिटी में इस वेव पे बहुत सारे वेव सुपरपोज है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कभी इमेजिनेशन के लिए कि सपोज कीजिए एक स्नेक ऐसे जा रहा है, एक स्नेक ऐसे जा रहा है, राइट, और फिर दूसरा स्नेक ऐसे जा रहा, इस तरीके से, अलग अलग तरीके से। ऐसा भी हो सकता है ना कि दूसरा जो स्नेक था वो इसी पे सुपरपोज कर ले, इसी पे सुपरपोज कर ले। अगर ये इसी के साथ मिल के जा रहा है तो फिर क्या होगा, जनरल ह्यूमन को क्या लगेगा कि दोनों एक ही स्नेक है ना, यस सर। राइट। तो हाँ। बट अगर हम Yes, और sir. क्लोजली देखें तो हमें क्या लगेगा कि वो दोनों डिफरेंट है। वो तो ऐसा ही होता है कि जब कभी सिंगल वेव निकलता है, अगर सिंगल मोनोक्रोमेटिक होता तब तो वो इन्फिनाइट टाइम तक क्या होगा कि कोहेरेंट होगा। मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसलिए क्या होगा उसमें ना आपस में दो वेव या दो से ज्यादा वेव आपस में सुपरपोज्ड है, तो कुछ देर तक तो ये साथ साथ चलते हैं, बट कुछ देर के बाद फिर क्या होता है कि दोनों चीज ना यानी एक दूसरे से फार अवे हो जाते हैं, तो वहां फिर यानी फेज डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है। तो जब तक वो सर आपस एग्रीमेंट में है वहां तक क्या है, फेज उसका कांस्टेंट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कोहेरेंट टाइम है जहां तक वो दोनों आपस में रहे। जैसे इसको हम जनरल लाइफ में ऐसे कह सकते हैं कि दो दोस्त बने, दोनों ने अपनी रूटीन फिक्स की और दोनों 10 o'clock सुबह उठ के पढ़ रहे थे, फिर शाम में जब भी पढ़ना था वहां पढ़ रहे थे। तो हुआ क्या कि आपको क्या लग रहा है कि वो दोस्ती इनफिनाइट तक चलेगी या कुछ दिन तक चलेगी? कुछ दिन चले। कुछ दिन तक ना। पकिया दोस्त होगा तो हो सकता है कि यानी 10 दिन चले, एक सप्ताह चले, थोड़ा सा और हो सकता है किसी का 5 दिन चले, कोई तो ऐसा हो सकता है कि सुबह हुई और शाम में वो फिर रूटीन ब्रेक हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आपका वेव ना कितना प्यूरिफाइड है, कितना प्योर मोनोक्रोमेटिक है। जितना ज्यादा कम वेव आपस में होंगे वो उतना दूर तक क्या होगा, कोहेरेंट होगा। जितना ज्यादा वेव की मिक्सर होगी उतनी क्या होगा, वो कम देर तक कोहेरेंट होगा। इसे ह्यूमन लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं कोहेरेंट टाइम का? सर ये Yes, sir. सोर्स कैसा है Yes, उस sir. पर डिपेंड कर रहा है क्या? क्या कह रहे हैं आप? तो ये सोर्स कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? सपोज हाँ सोर्स जो है कंटिन्यूअस लाइट नहीं दे रहा, वो थोड़ा हाँ, ब्लिंक कर रहा है। नहीं देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि यही आपका लेजर लाइट रहता तो लेजर लाइट में क्या होता है कि जब वेवलेंथ निकलता है तो ऑलमोस्ट वो सारा सिमिलर फ्रीक्वेंसी का होता है, सिमिलर यानी एनर्जी लेवल का होता है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जब वो जाता है तो ऑलमोस्ट काफी दूर तक कोहेरेंट रहता है। सर ये आपने जो डायग्राम बनाया उसमें एक बीम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है या फिर आपने एक वेव के अंदर ही बीच बीच में उसको ब्रेक करके दिखाया है? जैसे देखिए अभी मैंने कहा ये दो जो वेव मैंने कहा, एक का मान लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा, और ये जो दूसरा है उसका वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा। अब सर मान ये लेते हैं आप, बीम हुई, हाँ आपने अब बीम की बात कर रहे हैं। ये बी दोनों सेम ही है, यानी यहाँ येलो है बट येलो का ही मैंने क्या किया, येलो में भी डिफरेंट येलो की मिक्सर होगी। तो अभी मैंने दो कलर्स इसलिए शो किया कि दो वेवलेंथ को मैं अलग अलग बता पाऊँ। ये भी इसी में भी ना डिफरेंट येलो है। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम लाइट का, एक का होता है 5890, दूसरे का होता है 5896, तो दोनों येलो ही दिखते हैं बट दोनों में डिफरेंस है ना। यस सर। हाँ, तो जब कभी आपका कोई एक वेव जाता है ना, इसका मतलब उसमें एक नहीं होता, मल्टीपल होता है। वो भले आपको येलो दिख रहा हो बट इसमें मल्टीपल होगा। जैसे मैंने यहाँ भी आपको दो ड्रॉ करके दिखाया। सर हाँ कहिए। मतलब जो हम सर ये कोहेरेंट टाइम निकाल रहे हैं सर, ये एक ऐसी वेव के लिए निकाल रहे हैं जो प्योरली मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल नो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, नहीं, ऐसा है कुछ क्या? प्योर मोनोक्रोमेटिक कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बच्चा। नहीं सर, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे जैसे बहुत सारे वेव्स जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, हमने उनमें से कुछ ऐसा वाला मतलब ऐसा जोन देखा जहाँ पे सिंगल वेवलेंथ हमें मिल रही है, सिंगल टाइप की वेवलेंथ मिल रही है, या अच्छा फिर ठीक जैसे है, इस आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे तो ये जो आपका परसेप्शन है वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। ओके सर। राइट, अभी हमने कोहेरेंट टाइम का कहा कि किसी एक वेव के लिए, वैसे वो सो कॉल्ड एक वेव होगा नहीं, इसे हम पल्स कह सकते हैं। राइट, तो जब कभी कोई एक पल्स जाएगा, राइट, वो कितने दूर तक, मैक्सिमम दूर तक अपने आप को कोहेरेंट रखेगा, मतलब उसकी यानी जो वेरिएशंस होंगे वो स्मूथ होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। राइट, उसको हम कोहेरेंट टाइम कहेंगे। ये वर्डिंग और ये मैथमेटिक्स, ये क्लियर है? सर हाँ बताइए। वो वेव में ब्रेक्स क्यों आते हैं? क्योंकि वहां तक जाते जाते फेज मतलब फेज
अपोजिट हो जाता है इसलिए। ये थोड़ा सा लाउडली आप बोलिए तो चीजें क्लियर होगी। ब्रेक्स क्यों आए हैं वो वेव में? दोनों वेव में डिसकंटिन्यूटी क्यों आ रही है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, एक ही वेव में जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक के बाद फिर फेज चेंज होता है, वो ब्रेक क्यों आते हैं? एक ही वेव में यानी ये क्यों चेंज हो रहा है वो आप कह रहे हैं? यस। हाँ, ऐसा होता है बच्चा कि जैसे हमने जो कहा यानी which यानी ए वेव, तो वो ना लूजली टॉकिंग है, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है। जब कभी हम कोई एक सोर्स निकालते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ना लेजर लाइट आपने देखा होगा, लेजर लाइट में आपको क्या लगता है किस कलर की यानी वेवलेंथ निकलती है? रेड कलर की। यस। रेड एंड ब्लू। और हाँ, नहीं जनरली वो रेड होता है। मान लेते हैं कि अगर रेड वाले लेजर आपने यूज किया, अब कभी जब मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं ना, तो आपको क्या लगता है कि ये सिंगल कलर है इसमें या मल्टीपल कलर है? मल्टीपल। मल्टीपल कलर है। एक ही रेड जब आप इसे देख रहे हैं ना, बट इस रेड में मल्टीपल कलर है। अब ये ऐसा हो सकता है कि ये सारे मल्टीपल कलर इकट्ठा मूव कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये कोहेरेंट है। ये मल्टीपल कलर में एक कलर तो सपोज कीजिए जैसे मैक्सिमा जा रहा था, बट दूसरे कलर उसी पॉइंट पे मिनिमा जा रहा था या अलग अलग जा रहा था, तो फिर हम कहेंगे कि अभी जो ये मल्टीपल कलर था वो आपस में यानी आउट ऑफ फेज में, या आपस में उसका फेज जो है वो यानी सेम नहीं है। तो फिर क्या होगा कि कुछ कुछ देर के बाद फिर ये क्या होंगे कि एब्रप्टली इसके फेज जो होंगे वो चेंज होंगे। तो जब कभी हम एक वेव की बात कह रहे हैं ना, वो एक वेव कभी है ही नहीं, उसमें मल्टीपल यानी थ्रेड का मिक्सचर है। जैसे ऐसा एक और, मैं अगर कोई धागा कहता हूँ, आपने थ्रेड देखा होगा ना, ऐसा अगर मैं एक थ्रेड बनाऊं, आपको लग रहा है कि इसमें सिंगल एक रेसा होगा या उसमें भी मल्टीपल रेसे होंगे? बहुत मल्टीपल मल्टीपल होगा। अब इसी मल्टीपल हाँ, तो अब ये देखिए कि अगर मैंने ऐसा रस्सी कहा और ये रस यानी इसमें मल्टीपल है, और इस सब का शेप जितने इसमें यानी मल्टीपल थ्रेड थे वो सबका शेप सिमिलर है, तो कहेंगे कि ये अभी कोहेरेंट है। और मान लीजिए कि इसी मल्टीपल थ्रेड से आप एक फिर मोटी रस्सी बना लीजिए, उस सबका में भी सारे थ्रेड अगर सेम शेप में है, तो कहेंगे कि अभी जो रस्सी है, वैसे हमने रोप कहा, रोप में भी मल्टीपल रोप है, बट फिर भी ये अगर कंटिन्यूअस सब सारे रोप का एक जगह मैक्सिमा, सारे रोप का एक जगह मिनिमा, तो ये रोप अभी क्या कहलाएगा, कोहेरेंट या इनकोहेरेंट? कोहेरेंट। कुछ देर के बाद मान लीजिए कि रस्सी हल्की सी कट गई है या घिस गया, आपको लग रहा है कि ये थ्रेड अलग अलग हो जाएगा यस। ना? तो जितना दूर तक ये स्मूथ था वहां तक हम कहेंगे कि ये वेव या ये रोप कोहेरेंट है। जहां के बाद रस्सी घिस गई है, वहां से अलग अलग थ्रेड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहेंगे कि यहाँ से उसकी कोहेरेंसी लॉस्ट हो गई। अब चीजें समझ में आई? थैंक यू सर। सर लैम्डा अगर अलग अलग है सर, तब तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होंगी। हाँ, लैम्डा इसका अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, लेकिन सर दोनों की तो डिफरेंस, बट दोनों की जो डिफरेंस होगी वो ऐसा, डेल्टा लैम्डा ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होगा। हाँ अब सर आप ये होना चाहिए ना। हाँ, अब कोई कितना प्योर है वो किस पे डिपेंड करेगा? लैम्डा कितना 0 है। मैंने एग्जैक्टली 0 नहीं कहा, टेंस टू 0 का। तो जो जितना डेल्टा लैम्डा टेंस टू 0 होगा वो उतना दूर तक कोहेरेंट होगा। डेल्टा लैम्डा टेंस टू 0 नहीं है तो उसकी कोहेरेंसी उतनी कम होगी। ठीक है, ये चीज, ये पार्ट समझ में आया? यस सर। ओके, सो हमने टॉस ही कहा 1/डेल्टा न्यू। अब ये फ्रीक्वेंसी स्प्रेड को देखिए कि क्या होता है। इसका मतलब जब कभी हम कोई लाइट सोर्स यानी यूज करते हैं, जैसे देखिए कि अगर सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे एक टॉर्च ऑन किया है, और यहाँ से आप यानी येलो कलर की लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपने टॉर्च ऑन किया है, ये एक लाइट सोर्स जनरेट किया। अब इस लाइट सोर्स में इसका अगर हम एनर्जी वर्सेस यानी एनर्जी डेंसिटी जनरली होता है, और यहाँ अगर हम फ्रीक्वेंसी की डायग्राम प्लॉट करें, कर्व प्लॉट करें, तो होगा क्या कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा जहाँ पे इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। जैसे यहाँ से जब ये हमने टॉर्च जलाया और अभी सो कॉल्ड मैंने येलो कलर लिखा है, येलो कलर शो किया, आपको लग रहा है कि यहाँ से जो येलो निकलेंगे सबकी वेवलेंथ और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी? नो सर। सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। ये वो डिपेंड करता है कि बल्ब आपका कितना ज्यादा कॉस्टली है। अगर वो सिंपल मार्केट से, तो वो जो वेवलेंथ में स्प्रेड होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर यही लेजर कलर की लेजर लाइट होगी येलो कलर की, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो शार्प वैल्यू होगी, बट फिर भी उसमें चेंज तो वेरिएशन होगा। यानी कोई भी लाइट सोर्स सिंगल कलर नहीं निकालता। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे कि मान लेते हैं कि इसकी कलर की वेरिएशन ऐसी है, येलो है,
बट इसकी वेवलेंथ ना चेंज हो रही है, चेंज है यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वो कर रहा है, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे सपोज कीजिए फिर से ऐसे डिक्रीज हुआ। ये जो मैंने पीक शो किया है इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पे इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। बच्चे लोग यस सर। ना, सो होगा क्या, इसी को हम दोनों के टर्म्स में समझते हैं यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में कि वो इकट्ठा आ जाए, यानी ये लैम्डा। तो होगा क्या कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे आपको लग रहा है कि उस फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी काफी हाई है, ठीक। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा जहां पे एनर्जी काफी हाई है। तो ये जो टॉर्च होगा इसकी कलर किस पे डिपेंड करेगी, तो इसका जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है या सेंट्रल वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि ठीक है ये बल्ब की जो फ्रीक्वेंसी या कलर है वो न्यू नॉट है या लैम्डा नॉट है। बट इसी बल्ब में वेवलेंथ की वेरिएशंस होंगे। अब होगा क्या कि एक वर्ड आता है जिसे हम वेवलेंथ स्प्रेड कहते हैं। मान लेते हैं कि ये वैल्यू इसकी ये मैक्सिमम थी, यानी ये यू की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की मैक्सिमम है। अब आप इसी का हाफ ले लीजिए जहां पे यू मैक्स की वैल्यू आधा हो जाए, और यहाँ से फिर आप क्या कर दीजिए इसे, यानी देखिए कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे टच करता है यहाँ पे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब अगर हम वेवलेंथ ले ये और यहाँ ये, राइट। सो इसे हम कहेंगे न्यू 1, इसे कहेंगे न्यू 2, या वेवलेंथ के टर्म्स में कहेंगे इसे लैम्डा 1, इसे लैम्डा 2। अब ये जो चीज है ये डिफरेंस, इस चीज को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे डेल्टा न्यू, और डेल्टा न्यू फिर क्या कहा जाएगा, न्यू 2 माइनस न्यू 1, और इसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, राइट। या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, और ये जो यहाँ से यहाँ है, राइट, इस चीज को डेल्टा लैम्डा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चे लोग, वेवलेंथ स्प्रेड। वेवलेंथ स्प्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो कोई लाइट सोर्स है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होंगे या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कलर निकलेगा। अब ऐसा कलर जिसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट है उसको कहेंगे कि ये इस बल्ब का सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है। चीज समझ में आया? यस। जैसे मैंने कहा येलो कलर की बल्ब, तो येलो कलर में आप बल्ब ले लीजिए, अब यहाँ से डिफरेंट येलो कलर निकल रहे हैं, जिस येलो कलर की हाईएस्ट एनर्जी होगी तो हम कहेंगे कि ये बल्ब का भी सेंट्रल कलर ये है। ये आया समझ में? यस। एक बार और समझा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, यानी D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम। सोडियम लाइट आप लोगों ने देखा है, न्यूटन रिंग्स का अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहां सोडियम लाइट यूज होता है। D1 लाइन की वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम, D2 लाइन की वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताइए कि इस दोनों का सेंट्रल वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ये 5893। 5893 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये जो सेंट्रल वेवलेंथ है वो कितना है सोडियम के लिए, 5893। हाँ, और सोडियम की स्प्रेड कितनी है, ये कितना होगा, तो ये होगा 5890, ये कितना होगा 5896, दोनों के बीच स्प्रेड कितना है 6 एंगस्ट्रॉम। 6 एंगस्ट्रॉम की। इसका मतलब सोडियम कलर का अगर आप बल्ब यूज करेंगे तो आपको येलो कलर निकलेगा, ऑल्दो तो इसकी यानी स्प्रेड काफी होगी, राइट, बट जो प्रोमिनेंट स्प्रेड होगा वो 5890 से शुरू होकर के 5896 तक उसकी एनर्जी लगभग हाईएस्ट होगी, एनर्जी आधा होगी। जैसे मैंने कहा 5890 तो हाईएस्ट की यानी 5893 वाले वेवलेंथ का आधा होगा कितने पे, तो 5890 पे। फिर से 5896 पे कितना होगा, तो 5893 का जो एनर्जी होगा उसका आधा होगा, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी कितनी होगी उस बल्ब में, तो 5893 पे। यह है समझ में? यानी सोडियम से जब कभी हम कलर निकालेंगे, सोडियम बल्ब यूज करें, तो यहाँ पे 2 कलर निकलेगा या मल्टीपल कलर निकलेंगे। सोडियम जब हम यूज करेंगे तो आपको 2 वेवलेंथ उसमें से निकलेगा या मल्टीपल वेवलेंथ निकलेगा, 2 वेवलेंथ। मल्टीपल निकलेगा। उसमें से प्रोमिनेंट कौन सा वेवलेंथ होगा, 5890, और फिर कहां से कहां तक
यानी आप, हाँ, आपको जो वेवलेंथ निकलेंगे वो यहाँ से यहाँ वाला ज्यादा एनर्जी वाला होगा। जैसे देखिए यहाँ ये वेवलेंथ सब भी है ना, बट इसकी एनर्जी काफी कम है। यहाँ से यहाँ जो वेवलेंथ होगा उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी। यहाँ से यहाँ इसके भी जितने सारे वेवलेंथ होंगे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी। इसके बाद वाला जो वेवलेंथ होगा उसकी एनर्जी काफी कम होगी, तो उसको ऑलमोस्ट हम डिस्कार्ड कर देंगे। हम कहेंगे कि ठीक है, येलो लाइट, सोडियम लाइट जब यूज करेंगे तो इससे इतने इतने के बीच जो कलर निकलता है उसकी एप्रिसिएबल एनर्जी है जो ऑलमोस्ट विजिबल है। उसके बाद तो एनर्जी इतनी कम होती है कि हमें वो दिखाई नहीं देता या उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब समझ में आया वेवलेंथ स्प्रेड क्या होता है या फ्रीक्वेंसी स्प्रेड क्या होता है बच्चे लोग? यस सर, यस ठीक। सर हाँ कहिए। ये म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, हम्म तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। हम्म तो फिर ये लैम्डा और म्यू आप इक्वल कैसे कर रहे हैं? इक्वल कहाँ मैंने किया अभी? जैसे म्यू वन को आपने लैम्डा वन कह दिया, म्यू टू को मैंने इसे लैम्डा। दो ग्राफ में प्लॉट किया कि सपोज कीजिए एनर्जी वर्सेज अगर आप ग्राफ प्लॉट करते या वेवलेंथ वर्सेज ग्राफ प्लॉट करते, राइट, फॉर अ व्हाइल के लिए, तो वेवलेंथ में करेंगे तो वेवलेंथ आपका 2 स्प्रेड आएगा, फ्रीक्वेंसी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का 2 स्प्रेड आएगा। तो अगर मान लीजिए जैसे अभी जो मैंने लिखा है ये वैल्यू, यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, इस वेवलेंथ स्प्रेड निकाल सकते हैं, इसका क्या, इसका Yes, वेवलेंथ sir. स्प्रेड निकाल सकते हैं ना। इसी का अगर मैं कहता फ्रीक्वेंसी स्प्रेड निकालिए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू1 निकालते, इसका न्यू2 निकालते, फिर दोनों के बीच डिफरेंस करते हैं ना। Yes, sir. Yes, तो sir. वही, हाँ, बस बताने के लिए कि हाँ, या तो आप वेवलेंथ स्प्रेड के बारे में बात कीजिए या फ्रीक्वेंसी स्प्रेड के बारे में बात कीजिए। तो होगा क्या कि एक इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी या सेंट्रल वेवलेंथ, और फिर क्या होगा कि एनर्जी की जो वेरिएशंस होगी वो उस दोनों के बीच होगा, यानी λ1 या λ2 या न्यू1 न्यू2 के बीच एनर्जी की एप्रिसिएबल वेरिएशंस होगी। उसके बाद एनर्जी इतना ज्यादा कम होगा कि वो फिर उस बल्ब में ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देगा, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो जहां तक एनर्जी दिखाई देगी उस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम फ्रीक्वेंसी स्प्रेड कहेंगे, या जहां तक एनर्जी दिखाई देगी उस फ्रीक्वेंसी यानी उसके स्प्रेड को हम वेवलेंथ कहेंगे। तो ये बस अभी जस्ट ये कि दोनों में स्प्रेड होता है उसको शो करने के लिए ग्राफिकली, तो अभी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में समझिए। ठीक, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, सो अभी पीछे हमने कहा यहाँ पे कि कोहेरेंट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, 1 अपन डेल्टा न्यू ना, ये ठीक। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इसी को वेवलेंथ के टर्म्स में कहा जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि यूजिंग C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ऐसा। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द कोहेरेंट टाइम फॉर द सोडियम लाइट, यानी जब आपको सोडियम लाइट के कोहेरेंट टाइम कहा जाएगा तो इसकी λ1 λ2 पता है, बताइए इसको किसके टर्म्स में कैसे हम निकालेंगे इसका कोहेरेंट टाइम। अभी मैंने फॉर्मूला किसके टर्म्स में कहा, Frequencies. फ्रीक्वेंसी स्प्रेड में। और तो आपको अगर, λ1 के हाँ, कोरस्पॉन्डिंग तो, म्यू1 निकाल लेंगे, हाँ, तो म्यू2 आपको क्या निकालेंगे। करना पड़ेगा, इसका न्यू1 निकालिए, फिर इसका न्यू2 निकालिए, दोनों के बीच में स्प्रेड निकाल लीजिए, फिर आपका कोहेरेंट टाइम आ जाएगा ना। यस सर। Yes, ठीक। अदरवाइज दूसरा तरीका ऐसा है कि अगर सपोज कि C इक्वल टू डेल्टा न्यू है, डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा न्यू लैम्डा प्लस यानी न्यू इंटू डेल्टा लैम्डा लिखा जा सकता है ना। डेल्टा न्यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो माइनस न्यू डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, ये लिखा जा सकता है। यस सर। या फिर इसको ऐसे C बाई लैम्डा, ये वाला पार्ट, क्योंकि न्यू क्या होता है यानी C बाई लैम्डा लिखा जा सकता है, माइनस साइन, और फिर ये डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। सो फाइनली यहाँ पे डेल्टा न्यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा न्यू का मॉड, तो लिखा जा सकता है C डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। यस सर। और इसको लैम्डा नॉट कहा जाता है, जहां पे लैम्डा नॉट को कहा जाएगा मीन वेवलेंथ, या इसे कहा जाएगा मीन वेवलेंथ ही हम लिख लेते हैं, सेंट्रल वेवलेंथ आप कह सकते हैं। सो लैम्डा नॉट को यहाँ पे मीन वेवलेंथ कहा जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा क्या है, मीन वेवलेंथ के अराउंड जो वेवलेंथ स्प्रेड है वो है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी स्प्रेड आप क्या कह सकते हैं, C डेल्टा लैम्डा के टर्म्स में कह सकते हैं, जहां पे क्या होगा, डेल्टा लैम्डा बहुत ज्यादा चेंज होगा वो या कम होगा,
कम होगा। हाँ, डेल्टा लेमडा डी लेमडा के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी चेंज अगर आपका काफी कम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड के जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर काफी कम चेंज हो रहा हो तो डेल्टा न्यू इक्वल टू सी डेल्टा लेमडा बाय लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे बताइए कि फिर कोहेरेंट टाइम का फॉर्मूला क्या होगा फिर। lambda naught square by c delta lambda. सो फिर कोहेरेंट टाइम आप ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर कोहेरेंट टाइम इज इक्वल टू 1 अपन डेल्टा न्यू, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1, ये वैल्यू कितना था, सी डेल्टा लेमडा बाय लेमडा नॉट स्क्वायर, जो हो जाएंगे लेमडा नॉट स्क्वायर सी डेल्टा लेमडा। सो ये आपका डिफिनेशन यानी वैल्यू हो जाएंगे कोहेरेंट टाइम का। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। ठीक, सर नेक्स्ट पीछे वाला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? तो यहाँ पे लैम्डा नॉट स्क्वायर में मीन वेवलेंथ क्यों ले लिया सर आपने? क्या करें, लेमडा नॉट स्क्वायर क्यों ले लिया? कैसे आ गया वो? मतलब आ तो जैसा डेरिवेशन की लैम्डा से लैम्डा नॉट आपने क्यों रखी, इसकी मीन वैल्यू क्यों रखी आपने? अच्छा, लेमडा नॉट हमने क्यों लिखा वो आप कह रहे हैं? जी हाँ, ये देखिए कि ये जो अभी हमने चेंज इन डेल्टा लेमडा कहा, तो लेमडा नॉट जब कभी हमें चेंज करना पड़ेगा तो किसके अबाउट, कहीं भी वो डेल्टा लेमडा हम कह लेंगे, या मीन वेवलेंथ के अराउंड जो डेल्टा लेमडा होगा वो। ये जो डेल्टा लेमडा की बात करेंगे वो किसके अबाउट, तो ये जो सेंट्रल वेवलेंथ होगा उसके अबाउट ना। जी सर। ना, तो डेल्टा लेमडा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा लेमडा इज चेंज इन वेवलेंथ अबाउट द सेंट्रल या अबाउट द मीन वेवलेंथ। आप कह सकते हैं कि मीन वेवलेंथ की वैल्यू उससे दाएं बाएं कितना ज्यादा उसकी यानी एप्रिसिएबल वेवलेंथ है, उस दोनों में जो चेंज होगा वो। तो डेल्टा लेमडा हम अभी मीन वेवलेंथ के टर्म्स में करिए, तो ऑर्डिनरी लेमडा है, बट यहाँ फाइनली हमने कहा कि डेल्टा न्यू किसके टर्म्स में, तो डेल्टा न्यू अगर आपको निकालना हो तो डेल्टा लेमडा डिवाइड बाय लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट कहाँ पे, तो या डेल्टा लेमडा कहाँ पे, तो मीन वेवलेंथ के अबाउट जो चेंज हो रहा वो, इसलिए हमने वहां पे डेल्टा नॉट का। क्लियर है? कोई डाउट है बच्चा, बताइए, कोई और डाउट? सर ये डी लैम्डा क्यों ले लिया सर आपने लास्ट में, सर इतना छोटा डी change लेमडा क्यों? इसलिए क्या कि यानी ये हम कब यूज करेंगे ये एक्सप्रेशन, जब आपका चेंज इन लेमडा ना काफी कम हो, व्हेन डेल्टा लेमडा यानी वी यूज above एक्सप्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी में भी स्प्रेड काफी कम होगा तो। हाँ, फ्रीक्वेंसी में भी काफी कम चेंज हो तभी, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तभी कब हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, जब कोई चेंज काफी कम हो ना, ज्यादा चेंज पे तो डिफ्रेंसिएशन नहीं, तब तो हमें चेंज इन वैल्यू निकालनी पड़ती। तो जब चेंज काफी कम हो तो कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 5890 या 5896 है, दोनों में चेंज कितना है 6 एंगस्ट्रॉम की, और इंडिविजुअल वैल्यू कितना है तो 5893 एंगस्ट्रॉम की, यानी 5893 एंगस्ट्रॉम में चेंज कितना है 6 एंगस्ट्रॉम की। तो इसके कंपेरिजन में कहेंगे कि चेंज काफी स्मॉल है, तो फिर आप ऐसा डिफरेंशिएशन वाला यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि एक का वेवलेंथ 100 है, दूसरे का वेवलेंथ 700 है, तो दोनों में जो चेंज आएगा, आपको लग रहा है कि चेंज काफी कम है 600 की? हाँ, तो यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, जब काफी कम चेंज हो तभी। वैसे काफी कम ही चेंज होता है, जैसे येलो कलर का अगर हमने बल्ब लिया, उसमें आपको सडनली रेड तो नहीं दिखता ना, वायलेट तो नहीं दिखता ना। येलो कलर का बल्ब अगर आप सबसे यानी खराब बल्ब भी आपने परचेज करके लाया, तो ऑलमोस्ट वो येलो ही दिखता है ना, उसके बीच चेंज वेवलेंथ की बहुत ज्यादा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये इसमें से रेड भी दिखना शुरू होगा और यानी वायलेट भी दिखना शुरू होगा, येलो ही रहेगा। तो येलो के बीच जो चेंज होंगे वो आसपास ही वैल्यू होगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा वो। हो गया यहाँ तक? Yes. ओके, सो यहाँ से आप यानी कोहेरेंट टाइम निकाल लेंगे। इसी में एक टर्म्स आता है कोहेरेंट लेंथ की,
कोहेरेंट लेंथ, इसे कहा जा सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a wave remain coherent। ये और फिर कोहेरेंट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी एलसी की, तो यानी कितने टाइम तक कोई वेव कोहेरेंट रहता है, तो टॉसी तक। और किसी एक वेव की यानी स्पीड क्या होगी, जैसे देखिए अगर हमने ऐसा एक कहा और ये वेव इसमें कितने देर तक कोहेरेंट रहेगा, कितने देर तक, टॉसी तक ना, ये टॉसी तक कोहेरेंट रहेगा। और टॉसी तक कोहेरेंट है तो ये कोहेरेंट लेंथ कितनी होगी, ये वेव अभी कितने स्पीड से जा रहा है, तो ये यानी फ्री स्पेस में सी से जा रहा, तो लेंथ की फॉर्मूला क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम होगा, सी इनटू टॉसी ना। तो होगा क्या कि फिर इस वक्त इसका कोहेरेंट लेंथ कितना होगा, तो सी इंटू टॉसी, और सी की वैल्यू ये, टॉसी की वैल्यू मुझे बताइए अभी हमने वेवलेंथ के टर्म्स में कितना लिखा है, क्योंकि जनरली जब हम आगे एक्सप्रेशन मल्टीपल यूज करेंगे वो सी डेल्टा लैम्डा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा, ये कोहेरेंट लेंथ का फॉर्मूला होगा। आगे जो हम अभी 10 या 15 क्लास इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे, तो इंटरफेरेंस में मैंने आपको कहा था कि वेव क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। तो होगा क्या कि जैसे पीछे मैंने आपको डेल्टा जेड कहा था, एक कोई एक्सप्रेशन ये डेल्टा जेड, ठीक, डेल्टा जेड इस दोनों के बीच क्या है, पाथ डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस कोहेरेंट लेंथ से ज्यादा हुआ, पहले यहाँ तक देखिए ये चीजें क्लियर है, तब हम इसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा फिजिकली इंटरप्रेट करेंगे। जब लिख लीजिए तो मुझे बताइए, सबका हो गया, ओके। अब देखिए कोहेरेंट लेंथ जब हमने कहा तो एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि इफ वेव इज प्योरली मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या कि अगर प्योर मोनोक्रोमेटिक है तो मुझे डेल्टा लैम्डा की वैल्यू बताइए, जीरो, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जीरो। मुझे बताइए कि कोहेरेंट टाइम कितना होगा, या कोहेरेंट टाइम अगर आप नहीं कह सकते तो कोहेरेंट लेंथ आपको दिख रहा होगा। फॉर्मूला हमने क्या कहा है कोहेरेंट लेंथ का, लैम्डा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा, ये टेंड्स टू कितना, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई लेजर लाइट या कोई भी ऐसा लाइट एक ही कलर का वेवलेंथ निकालता है, सिंगल कलर का वेवलेंथ, आपको लग रहा है कि ये वेवलेंथ आपस में कभी डिसएग्री होगा, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी कब ब्रेक हो जाती है, जब वो किसी से ना डिसएग्री हो जाए। अगर अकेला कोई आदमी है, आपको लग रहा है उसे किसी से झगड़ा, यानी वो फिर कभी वो हो जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हमारी ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी कहाँ से ब्रेक होती है, जब हमारे साथ कोई और हो तब ना, सेकंड कोई ना, हाँ ऑब्वियसली हमारे यानी मेंटल पीस या कुछ भी हो वो तभी डिस्टर्ब होता है जब कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की एंट्री होती है ना। अदरवाइज अकेला आदमी ना तो कभी खुश होगा ना कभी उदास होगा ना परेशान होगा ना, तो ऐसा ही होता है। ये कह रहा है कि अगर अकेला वेवलेंथ है तो ये कभी भी यानी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, वो इसकी कोहेरेंसी इनफिनाइट टाइम तक होगी, तभी ये स्मूथ रहेगा। दिक्कत कब हो जाती है कि जब कभी जैसे यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है, यहाँ पे कि अगर ये इकलौता कलर निकालता तब तो इनफिनाइट डिस्टेंस तक ये कोहेरेंट रहता, बट इसके साथ इकलौता कलर नहीं निकल रहा है, बहुत सारे कलर निकल रहे हैं। अब ये बहुत सारे जो कलर हैं तो एक चांसेज है कि ये कलर आपस में एग्रीमेंट में रहे। जैसे अगर मान लीजिए कि
4-5 लोग आपस में एग्रीमेंट है कि कुछ दूर तक हम फिक्स यानी क्या करेंगे, ड्रिलिंग करते जाएंगे या मार्चिंग करते जाएंगे। तो जब तक वो आपस में मार्चिंग करते जा रहा था तब तक आपस में हमें कोहेरेंट दिखा। जो ही मार्चिंग जहां आउट ऑफ ऑर्डर हो गया वो हमें इनकोहेरेंट दिख गया। तो जितना ज्यादा होगा, जैसे यानी कम लोग होंगे तो कोहेरेंसी ज्यादा दूर तक जाएगी, जितने ज्यादा लोग होंगे कोहेरेंसी उतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। ये आप यानी रिलेट कर पा रहे हैं Yes, sir. ना? तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। अगर सिंगल मोनोक्रोमेटिक हो तो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक होगा, ज्यादा हो जैसे डेल्टा लैम्डा मान लीजिए कि कुछ हो तो फिर जैसे डेल्टा लैम्डा जितना कम होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ डेल्टा लैम्डा डिक्रीजेस, इसका मतलब कोहेरेंट लेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। डेल्टा लैम्डा अगर यानी आपस में वेवलेंथ में चेंज ज्यादा है, यानी ज्यादा वेवलेंथ इन्वॉल्व है, तो कोहेरेंट लेंथ फिर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है ये स्टेटमेंट? Yes, sir. ठीक, तो ऐसा, तो ये कोहेरेंसी। तो इस तरीके यानी एक बार पिछली बार जस्ट में आया था ये क्वेश्चन, तो जब कभी आपको कोहेरेंट लेंथ कहा जाए तो आप इस तरीके से यानी उसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो कोहेरेंट लेंथ, कोहेरेंट टाइम। और ये जो फॉर्मूला Okay. मैंने ये कहा लैम्डा नॉट स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा, ये आप याद रखिएगा। जब हम न्यूटन रिंग्स की बात करेंगे तो ये क्रीप अप करेगा, या माइकलसन रिंग की बात करेंगे तो ये क्रीप अप होगा। और अच्छा, एक और फैक्ट कि इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है, अगर कभी थ्योरेटिकल आए तो होगा क्या कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंटरफेरेंस is possible only when path difference is very very less than coherent length। ये दो वेव आपस में कब इंटरफेयर करेंगे, जब दोनों कोहेरेंट होंगे, है ना? दो वेव आपस में इंटरफेयर कब करेंगे, जब दोनों कोहेरेंट होंगे तब ना। यस सर। ठीक, तो ये क्या बताता है कि दोनों की भी जो पाथ डिफरेंस होनी चाहिए वो कोहेरेंट से कम होनी चाहिए, क्योंकि कोहेरेंट तक अगर चला गया ना, जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा कि डेल्टा इज इक्वल टू एल सी, तो होगा क्या कि एल सी के बाद बिगड़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि डेल्टा इतना ही हो, राइट? डेल्टा इससे अगर काफी कम हो तो वहां पे वेल डिफाइंड कोहेरेंसी होगी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे कहा ना, इसका जब मैंने कहा कि यहाँ इसकी कोहेरेंट लेंथ है, तो मैंने यानी काफी कम क्यों लिया है, यानी इसका देखिए मैं ऐसा ले सकता था कि यानी डेल्टा लैम्डा जो हो इस तरीके से मैं ये ले सकता था। इसका मीनिंग क्या होगा कि पाथ डिफरेंस एलसी से छोटा हो या एलसी के बराबर तक हो तो इंटरफेरेंस हो सकता है। बट इसमें दिक्कत क्या होगी कि यहाँ तक जो ऐसे आपस में स्मूथ जा रहा था, और ये डायग्राम से अभी क्या लग रहा है कि अचानक यहाँ के बाद कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। कंटिन्यूटी ने सडन ब्रेक नहीं होती, जब यहाँ से शुरू हुआ था धीरे धीरे आपस में ना वो बिखरना शुरू कर देता है, डिसकंटिन्यूटी आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाता है, राइट? जैसे किसी की दोस्ती सडन ब्रेक होती है या धीरे धीरे ब्रेक होता है? धीरे धीरे होता है ना। अगर सपोज ये कल को वो आपस में प्रोक्लेम करे कि आज से हम दोस्त नहीं है, तो उससे पहले उसकी चीजें ना बहुत पहले से शुरू हो गई होगी, वो तो उस दिन फाइनल होगा जहाँ पे चीजें हो गई, राइट? यहाँ भी ऐसा ही होता है। इसलिए हम क्या इंश्योर करते हैं यहाँ पे कि कोहेरेंसी यानी इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, पाथ एलसी से काफी कम हो कि वहां तक ऑलमोस्ट वो परफेक्ट यानी कंटिन्यूटी में रहे, परफेक्ट यानी कोहेरेंसी में रहे। चीज समझ में आ गया कि काफी लेस देन का मतलब क्या है? सर हाँ कहिए। ये हम दो अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए बात कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग सोर्सेस के लिए बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सेम सोर्स में भी बहुत सारे, सेम सोर्स में भी जो रेज निकलता है वो यानी यानी उस रेज में भी आपस में कोहेरेंसी ब्रेक होती जाती है। सर तो सेम सोर्स से इंटरफेरेंस कैसे होगा, मतलब सेम हाँ, सोर्स, समझ में आ गया हो गया। हाँ सेम सोर्स से भी पॉसिबल है। जैसे देखिए कि आपने मान लीजिए यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ आपने क्या किया कि एक टॉर्च लिया लेजर का, और उसी कंपनी का उसी पावर का फिर से आपने लेजर का ऐसा सोर्स लिया। अब आपको क्या लग रहा है ये दोनों आइडेंटिकल टॉर्च यहाँ पे जनरेट करेंगे? और आइडेंटिकल अगर जनरेट करेंगे तो होगा क्या, यानी यानी यहाँ से अगर ये आइडेंटिकल होगा तब तो फिर कोहेरेंसी होगी, अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो भी कोहेरेंसी फिर क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा चीज ऐसा है
कि अगर सपोज कीजिए सिंगल सोर्स के बारे में हम यूज करते हैं, यहाँ और यहाँ था, यहाँ अगर हमने सोर्स रखा, यहाँ से ये लाइट फिर क्या आपको लग रहा है, आपको अगर ये जो डिफरेंट पल्स होंगे, अगर आपको लग रहा है कि सारे पल्स आइडेंटिकल हैं, तब तो फिर क्या होगा कि ये कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा। बट अगर ये पल्स अलग है, ये पल्स अलग है, दोनों में ना डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये सोर्स अभी क्या है, ये इनकोहेरेंट सोर्स है। तो सिंगल सोर्स की भी बात होती है कि सिंगल सोर्स कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है। वो दो सोर्स के बीच भी कह सकते हैं, सिंगल सोर्स भी, कि कितने दूर तक वो कोहेरेंसी मेंटेन करती है। ओके, यहाँ तक हो गया ये। लास्ट वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। एक बार समझा दीजिए। कौन सा लास्ट वाला, लास्ट वाला नहीं समझ पाया। अच्छा, ये देखिए होगा क्या, या आगे हम अभी डिस्कस करेंगे सिंगल सोर्स का ना कोहेरेंसी कैसे ब्रेक होती है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी टाइप ऑफ यानी प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट में उसकी बात हम कर लेंगे। ओके, अभी तो यहाँ देखिए कि मैंने सिंगल वेव कहा है, वो भी कहा कि कुछ देर तक ही कोहेरेंट रहता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वो यानी ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब कभी मैंने सिंगल वेव कहा, इसमें आपको सिंगल कलर दिख रहा है या मल्टीपल वेव दिख रहा है? मल्टीपल। हाँ, सिंगल कभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक सोर्स जब कभी निकालता है तो मल्टीपल निकालता है ना, यहाँ से मल्टीपल निकालता है ना। सर बट एलसी वाले केस में तो मतलब एलसी में तो एक सिंगल होगी ना सर, सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहे हैं उसमें, मतलब हाँ सिंगल होगी तो, और डेल्टा लैम्डा काफी कम है, बहुत ही कम है। हाँ, ये इसे हम वाईडीसी के टर्म्स में समझेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ अभी आप वाईडीसी के टर्म्स में पूछ रहे हैं, ठीक, वाईडीसी के टर्म्स में जब समझेंगे तो ये वहाँ आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक का जो फैक्ट है वो आपको यानी समझ में आ गया या नहीं? ये फैक्ट, पाथ डिफरेंस काफी कम होना चाहिए तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। और कोहेरेंट लाइट होता क्या है, तो लैम्डा नॉट स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा जितना ज्यादा होगा कोहेरेंसी उतनी कम होगी, डेल्टा लैम्डा जितना कम होगा कोहेरेंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक और वहां से और इसकी आ सकती है कि 4 यानी व्हाइट लाइट। सर हाँ कहिए। कोहेरेंस, ये मतलब ये लेंथ वाला फॉर्मूला एक वो भी तो होता है ना, लैम्डा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा लैम्डा, वो कहाँ यूज होता है? कौन सा फॉर्मूला? अपॉन में 2 डेल्टा लैम्डा होता है ना सर। वो सब यानी इसमें नहीं होता अभी तो, यानी जब हम कोहेरेंट लेंथ कह रहे हैं तो लैम्डा नॉट स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा ही होता है, वो कुछ और फॉर्मूला होता होगा। ये देखिए, फॉर व्हाइट लाइट के कोहेरेंट टाइम जो होता है 10⁻⁹ सेकंड होता है। कोहेरेंट लेंथ बताइए कितना होगा, c इंटू टॉ सी, और c इंटू टॉ सी की यानी 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁹ सेकंड। कितना दूर तक कोहेरेंट रहा ये? 0.1 मीटर, या ऐसे कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर तक कोहेरेंट रहा। ठीक है, लेजर लाइट के लिए मुझे बताइए, फॉर लेजर लाइट, लेजर लाइट की जब हम बात करते हैं तो उसका टॉसी होता है 10⁻⁻, लेजर लाइट का याद है कोहेरेंट टाइम, या यानी वो 10⁻⁵ या 3 सेकंड के आसपास होता है। मान लेते हैं कि 10⁻⁵ है, राइट। 10⁻⁵ है तो मुझे कोहेरेंट लेंथ बताइए कितना, कितना हो जाएगा ये? 300 मीटर हो जाएंगे, राइट। सो होगा क्या, उसका देख लीजिए, और अगर हम 3 के आसपास लें तब तो और 300 किलोमीटर हो जाएगा। सो यानी एक लेजर लाइट जो होगा वो 300 मीटर तक कोहेरेंट रहेंगे, जबकि एक जो ऑर्डिनरी लाइट है वो 10 सेंटीमीटर तक ही कोहेरेंट रहेगा। तो इस तरीके से कौन सा लाइट हम यूज कर रहे हैं, यानी उसकी कोहेरेंट टाइम कितना है, वो लाइट कितना ज्यादा प्योर है, उस पर डिपेंड करता है उसकी कोहेरेंट टाइम फिर कोहेरेंट लेंथ। इसका मतलब लेजर लाइट से इंटरफेरेंस काफी दूर तक स्क्रीन पे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाइट लाइट से हम काफी ज्यादा दूर तक नहीं यूज कर सकते। जैसे एक आपके यानी लैब में क्वेश्चन पूछा था वाइवा में, हम बच्चे से पूछते थे कि सोडियम लाइट ही क्यों यूज करते हैं, उसके जगह हम घर में जो कोई येलो लाइट है वो क्यों नहीं यूज कर सकते न्यूटनिक्स एक्सपेरिमेंट में? क्या आंसर हो सकता है? क्योंकि सोडियम लाइट हाँ, सोडियम लाइट की कोहेरेंस लेंथ ज्यादा होता है तो ज्यादा दूर तक पैटर्न बनेगा। जब हम अगर घर वाला कोई येलो लाइट लें
उसकी कोहेरेंट लेंथ काफी कम होती है, तो पैटर्न काफी कम दूर तक ही बनेगा वो। क्लियर है ये? यस सर। सो ये हमारा यानी इंटरफेरेंस का यानी कंडीशन था, और फिर कोहेरेंट लेंथ और कोहेरेंट टर्म्स में। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट। एक्चुअली यानी यंग जो था, जिसके नाम पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो प्रूफ करना चाहता था कि लाइट जो है वो वेव है, और ये प्रूफ करने के लिए उसे क्या करना था कि यानी इस बात को प्रूफ करना था कि लाइट में जब लाइट ऐड करेंगे तो वो डार्कनेस हो जाएगा, यानी डार्क और ब्राइट की जरूरत थी। बट उस वक्त जितने सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे के सारे इनकोहेरेंट थे, तो वहां से वो शो करके दिखाना पॉसिबल नहीं था कि ठीक है लाइट को जब हम लाइट से ऐड करेंगे तो डार्क हो जाएगा। ये ऐसे जैसे मैंने कहा कि एक बल्ब है और लाइट है, दूसरा बल्ब है और लाइट है, दोनों को ऐड करेंगे तो डार्क नहीं होगा ना, वहां तो ब्राइटनेस रहेगी ना। दो बल्ब अगर इकट्ठा जलाएं किसी दीवार पे तो आपको क्या लग रहा है, डार्क दिखाई देगा या ब्राइट दिखाई देगा? दो बल्ब अगर इकट्ठा जलाएं तो राइट। उसको यंग को क्या शो करना था कि वो तभी शो कर सकता था कि वेव यानी जो लाइट है वो वेव है, कि एक बल्ब अगर ब्राइट हो, एक बल्ब ब्राइट है दूसरा बल्ब ब्राइट है, दोनों को ऑन करेंगे तो चांसेस हो यहाँ पे डार्क होने का, राइट। और अगर डार्क हो जाता है इसका मतलब वेव आपस में क्या कर सकते हैं, वेव यानी वो लाइट वेव नेचर है। और फिर उसको शो करने के लिए इंटरफेरेंस होना चाहिए था, और इंटरफेरेंस होने के लिए क्या होना चाहिए था, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए था, राइट। तो यंग ने कैसे कोहेरेंट सोर्स जनरेट किया, क्योंकि उस वक्त लेजर और ये सब डिस्कवर नहीं हुआ था, और इसके बेसिस पे इसको नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि ये जीनियस आइडिया है कि आउट ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स उसने कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाया। जैसे देखिए, अगर जब मैं कहा कि ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, मान लेते हैं कि जैसे हमने कहा यानी सोडियम का ही यानी लाइट है, या कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है आपका, होगा क्या कि यहाँ से जब कभी लाइट निकलेगा, राइट, तो एक वेव फ्रंट निकला ऐसा, या हम कलर के में शो करते हैं, जैसे एक वेवलेंथ निकला ऐसा। अब जो दूसरा वेवलेंथ निकलेगा, दूसरा पल्स निकलेगा, उसकी कलर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या डिफरेंट होगी? अगर मान लीजिए कि कोई एक रेड कलर का हमने बल्ब लिया है, ये मान लेते हैं कि कोई ऑर्डिनरी आपके घर का रेड कलर का बल्ब है, एक बार तो इसने सपोज कीजिए कि कोई रेड कलर की पल्स निकाली, अब जो दूसरा रेड कलर की पल्स निकालेगा उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा या डिफर होगा? उसकी डिफर होंगे, यानी अमाउंट डिफरेंस काफी कम होगा। जैसे ये लेमडा होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसका वेवलेंथ लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा होगा, जैसे पीछे हमने कहा था यहाँ पे। ये दोनों वेवलेंथ आपको सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं? दोनों वेवलेंथ डिफरेंट। दोनों का कलर आपको कैसा दिखेगा? सेम। काफी माइन्यूट देखने पे ही पता चलेगा कि एक कम येलो है एक ज्यादा येलो, ऐसा ही, राइट। अदरवाइज दोनों की कलर आपको जो होगी वो लगभग सेम दिखेगा। तो यहाँ भी जब मैंने कहा कि आपने कोई एक सोर्स लिया है, यहाँ सोर्स लिया है, यहाँ से जो ये पल्स निकलेगा और दूसरा पल्स निकलेगा, तो होगा क्या कि इसकी वेवलेंथ कुछ और हो सकती है, सेकंड पल्स जो निकला उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, उसके बाद फिर और जो पल्स निकला उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, उसके बाद फिर किसी और, अब जो थोड़ी देर के बाद निकलेगा वो सबका अलग होगा, राइट। कोई और अगर हम कहें तो इसके अलग होंगे। इसका मतलब ये सोर्स कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है अगर ये डिफरेंट यानी वेवलेंथ का पल्स निकालता है तो? इनकोहेरेंट है। तो इसको डायरेक्टली अगर हम यूज करें, जैसे यही बल्ब को एक हम यहाँ रख लेते और एक यहाँ रख लेते, तो ये फिर यहाँ पे स्क्रीन पे क्या करता, कोहेरेंस यानी इंटरफेरेंस शो नहीं करता, हर एक जगह ब्राइट रहती। और फिर वो जो प्रूफ करना था कि एक लाइट दूसरे लाइट को खा जाता है, राइट, एनहिलेट कर लेता है, वो नहीं हो पाता क्योंकि ये इनकोहेरेंट सोर्स है और इनकोहेरेंट सोर्स में इंटरफेरेंस नहीं होता। फिर वहां ब्राइट भी डार्क भी हो सकता है, दो बल्ब के से वो शो नहीं किया सकता था। यहाँ देखिए कि अभी इनकोहेरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पल्स निकाल रहा है, बट यंग डबल स्लिट ने क्या किया कि इसी पल्स को ये दोनों स्लिट काफी पास रखा। अब जैसे देखिए ब्रेक होकर के, जैसे मैंने कहा कि ये सारे पल्स ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होंगे, स्लाइटली चेंज होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि इसका लेमडा मैंने कहा तो इसका लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा होगा,
तो इसकी वेवलेंथ ना इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगी, बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा तब तो कलर ही अलग दिखेगा। इसकी वेवलेंथ इसी के आसपास होगी बट चेंज होगा उसमें, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता, सेम कलर का वेवलेंथ क्यों नहीं निकलता, या सेम पल्स क्यों नहीं निकलता है ये? तो उसे एक सेम एवरेज एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ना सर? नहीं, ऐसा होता है कि जब कभी हम एक सोर्स कहते हैं, यहाँ से एक फोटोन निकलता है, ये बिलियन ट्रिलियन नंबर ऑफ फोटोन निकलता है, बहुत ज्यादा प्रोटॉन, क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ फोटोन निकलता है। ये सारे फोटोन जब एनर्जी लेवल से डी एक्साइट हो रहे होंगे, जैसे देखिए कि यहाँ से अगर मल्टीपल फोटोन, मल्टीपल मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा होगा और ये सारे के सारे नीचे आ रहे होंगे अगर ये, और इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, ये जो सारा यहाँ पे फोटोन कलर निकाल रहा होगा, इस देखिए यहाँ से जो कलर निकला, फिर सेकंड यहाँ से जो कलर निकला ये, फिर उसके बाद और जो कलर निकला, मुझे बताइए सबकी एनर्जी सेम होगी या डिफर होगी? सेम। डिफर क्यों होगी सर? दोनों की सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी? एनर्जी सेम होगी। एनर्जी सेम होगी, एनर्जी सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए था ना, जबकि मैं कह रहा हूँ कि हर एक की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिफर होती है। एनर्जी सेम नहीं होगा सर, मतलब उसके चेंज इन एनर्जी सेम होगी। चेंज इन एनर्जी भी सेम नहीं होगी सर। ऐसे देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, जब ये E1 एनर्जी था, जब E2 गया तो इसकी चेंज इन एनर्जी डेल्टा है जो E2 माइनस E1 होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोकस कीजिए, आपको लग रहा है कि सीधा नीचे जाएगा या आपस में धक्का मुक्की कर सकता है? हाँ कोलिजन कर सकता है ना एक दूसरे से, ना? या हो सकता है कि इसकी स्पिन डिफरेंट हो, या फिर थोड़ा सा वो और ज्यादा यानी किसी और से एक्साइट हो गया हो, एनर्जी थोड़ी सी और कम ज्यादा एक्सचेंज होगी। तो यहाँ से यहाँ ना सारे इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी जो होगी वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज एनर्जी जो होगी स्लाइटली वेरिएशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए होगा क्या कि जितने सारे फोटोन निकलेंगे या जितने सारे रेज निकलेंगे सक्सेस से, मान लीजिए एक निकला, फिर दूसरी बार जो दूसरी देर के बाद निकलेगा, सबकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी बहुत स्लाइटली चेंज होगी, इसलिए सबका जो सक्सेसिव पल्स होगा, ये पल्स निकला, फिर दूसरा पल्स कितने 10⁻⁹ सेकंड के बाद निकला, फिर और, तो ये जो सक्सेसिव पल्स होगा सबकी यानी एनर्जी सेम नहीं होगी, इसलिए सबका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा, इसलिए सक्सेसिव पल्स जो होंगे वो इनकोहेरेंट होंगे। अब चीज समझ में आया कि इनकोहेरेंट क्यों होता है सिंगल सोर्स भी? यस सर। हाँ, तो ऐसा हुआ। अब देखिए कि यहाँ से यंग डबल स्लिट ने इनकोहेरेंट से कोहेरेंट कैसे यानी बनाया, राइट? होगा क्या कि इस पल्स की बात करते हैं जो लास्ट ये वाला यहाँ पे गया था, ये पल्स और ये पल्स आपस में इनकोहेरेंट है, बट ये पल्स करें तो यहाँ से एक स्प्लिट होगा, ये पल्स यहाँ से स्प्लिट हुआ, और मान लेते हैं कि ये यानी दोनों किसी पॉइंट पे गया, यहाँ से ये यहाँ पे गया, ऐसा ये स्प्लिट हुआ, ये भी स्प्लिट हुआ। ये जब स्प्लिट होगा, मुझे बताइए ये दोनों कोहेरेंट होगा या नहीं? ये अगर स्प्लिट हुआ तो क्योंकि ये इसी का पार्ट है ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस दोनों की तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी ना। यस सर। ना जैसे ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों कोहेरेंट होगा कि नहीं। मान लीजिए कि आप यानी एक एप्पल के ट्री के नीचे हैं, राइट, और कोई यानी वो एप्पल नीचे ग्रेजुअली फॉल कर रहा है, वहां से मैंगो की एक्सपेक्टेशन है क्या? नो सर। नो, आपको हमेशा हाथ लगेगा, एप्पल लगेगा ना। अब मुझे बताइए कि कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू विल ऑलवेज गेस द सिमिलर एप्पल हैविंग सेम साइज, सेम टेस्ट, सेम कलर? नहीं, although it is an apple tree but you cannot expect having the same size, same color ना, same taste। हर एक एप्पल जो निकलेगा उसकी साइज अलग होगी, उसका कलर अलग होगा, उसका टेस्ट भी अलग हो सकता है, राइट। इसका मतलब ये सारे ये ऐसा ही है, ये एप्पल की ट्री है यानी येलो कलर की ट्री है, यहाँ से जो येलो कलर का पल्स निकल रहा है वो सारे अलग अलग में डिफरेंस है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक। अब मान लीजिए कि आपको ना दो एप्पल सिमिलर चाहिए, एग्जैक्टली सिमिलर चाहिए, सेम टेस्ट का चाहिए, क्या करेंगे आप? एप्पल को काट एक एक एप्पल आपने लिया, उसको स्लाइस कर दिया दो पार्ट में, ये अब दोनों की टेस्ट आपको लग रहा है एग्जैक्टली सेम होगा?
यस Yes, सर। sir. तो ऐसा ही होता है, एक जो पल्स निकला उसको यहाँ स्लाइस अप हो गई, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब जब कभी ये ऐसा मूव करेगा, राइट, यहाँ पे मीट किया, ये यहाँ पे मूव किया, राइट, ये यहाँ पे मीट किया, ये दोनों आपस में कोहेरेंट होंगे, तो ये दोनों के आपस में वहाँ सुपर यानी इंटरफ्रेंस हो सकता है, राइट, और फिर वहाँ पे इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखाई देगा। क्लियर है? Yes, sir. यस अब मान लीजिए कि इसकी बात करते हैं, ये जब ब्लू वाला वहां पे पहुंचेगा, ये वाला, ये जब यहाँ पे जाएगा तो एक स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा। मुझे बताइए कि ये और ये आपस में कोहेरेंट है क्या? ये ब्लू और ये इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट है, लेकिन ये और ये आपस में, Incoherent. ये और ये Coherent है. कोहेरेंट है। तो ये जब ब्लू कलर वाला यहाँ पे पहुंचेगा, इधर से ये भी ब्लू जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्लू ब्लू के आपस में इंटरफ्रेंस होगी, यस सर। Yes, sir. तो फिर वो इंटरफ्रेंस होगा। तो होगा कि यहाँ से अब जो भी सक्सेसिव पल्स जाएगा, आपको लग रहा है कि वो सक्सेसिव जाके वहां पे इंटरफ्रेंस देगा, Yes, यस sir. सर। और बाहर वाले को सक्सेसिव पल्स कैसा दिखाई देगा? एक ही कलर का ना? अलग अलग Yes, कलर sir. नहीं, बाहर वाले को अगर मान लो कि ऑलमोस्ट सिमिलर कलर दिखाई देगा ना, अगर आप इसे देख रहे होंगे तो वहां पे Yes, sir. वहाँ पे तो दिखाई तो देगा। आपको देखेगा कि वहां पे ठीक है, उस सिमिलर कलर की वहां पे क्या है, इंटरफ्रेंस हो रहा है, वहां पे ब्राइट है, तो फिर ऑलमोस्ट हर एक जगह का ब्राइट है, क्योंकि जब कभी तो आप वहाँ पे यहाँ तो रिंग बनेगी ना, क्या करें डार्क वहाँ पे? ब्राइट, डार्क करें? ब्राइट रिंग बनेगी ना। हाँ, वहां पे एक ऑलमोस्ट फिक्स होगा, एक ही ब्राइट होगी तो ऑलमोस्ट हर एक का क्या होगा वहां पे, यानी ब्राइटनेस दिखाई देगा। तो वहां पे सस्टेन इंटरफ्रेंस होगा, यानी यहाँ से जब जा रहा है तो इंटरफ्रेंस पैटर्न होगा, क्योंकि जो भी सक्सेसिव पल्स होंगे वो वहां पे जाके जरूर इंटरफेयर करेंगे। क्लियर है ये? Yes, sir. राइट। तो इस वाले प्रोसेस को जब हमने वेव फ्रंट को डिवीजन करके निकाला तो इसको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहा जाता है। तो पहला प्रोसेस है प्रोडक्शन का, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो एक होता है इसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इसे YDSC हम कहेंगे नाउ ऑनवर्ड, YDSC में इस तरीके से कोहेरेंट सोर्स निकाला जाता है। दूसरा लॉयड्स मिरर में, ऐसा, ये दो तरीके। तीसरा और फ्रेनेल बाइप्रिज्म में। ये तीन जो इंटरफेरेंस वाला मेथड है, उस तीनों में हम इस तरीके से कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करते हैं। सर वो डी एक्साइटेशन वाला जो आपने बताया उसमें सर यही होगा ना कि चेंज इन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा डिफर नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम रहेगी सर, इसी के कारण हमें डिफरेंट स्प्रेड मिल रही, मतलब हाँ, इसलिए हमें डिफरेंट कलर ज्यादा एप्रिशिएबल कलर में चेंज नहीं दिखेगा। बट अगर माइक्रो लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली सबकी थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी डिफर होगी। सर इसमें भी हम लोग एक आइडियल केस मान के चलते हैं, जैसे मोनोक्रोमेटिक हो गया, सब एक आइडियल केस है ना सर, ऐसा तो होता नहीं है। मोनोक्रोमेटिक जैसे जब हम लेजर लाइट की बात करते हैं ना, राइट, हालांकि 10⁻³ किसी ने सही लिखा, 10⁻³ होता है, राइट, 10⁵ - 10⁻³ के आसपास होता है, ठीक है। दूसरा और कि जब हम लेजर लाइट की बात करते हैं तो वो होगा क्या कि वहां ना, यानी एक स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जितने सारे यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बाहर वाला क्या करता है कि फोटोन इस पे फॉल करता है। जैसे ये तो यानी जो ऑर्डिनरी लाइट होता है उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, यहाँ पे जितने थे सब अपने अपने मर्जी से नीचे गए और उसमें फिर इमिशन प्रोसेस हुआ। लेजर लाइट में क्या होता है कि एक तो मेटा स्टेबल स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर लिया जाता है, राइट। उसके बाद फिर बाहर से अगर कोई एक ऐसा लाइट आए जिसकी फ्रीक्वेंसी h और न्यू है, कोई एक फोटोन आए, राइट, और उसने इससे किसी एक पे ट्रिगर करे, तो इसको स्टिमुलेटेड इमिशन कहा जाता है। अब इस वक्त क्या होती है, नॉइज आ रहा है ना, ओके। सो इस वक्त क्या प्रोसेस होता है लेजर में, लेजर क्यों कोहेरेंस के क्लोज हो जाता है कि यहाँ एक तो मेटा स्टेबल स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा रखा जाता है,
बाहर से एक फोटोन इस पे फॉल करवाया जाता है, बाहर से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू हो और इसकी सपोज कीजिए कि फेज कुछ हो फाई और इसकी पोलराइजेशन कुछ और हो n कैप, तो यहाँ पे एक ना यूनिक फेनोमेना होती है, जिस फेनोमेना को यूज करके हम टेप करके यानी लेजर लाइट बनाते हैं कि एक फोटोन जो बाहर इस पे स्टिमुलेटेड हुआ था, इसमें ट्रिगर्ड किया था हमने, अब यहाँ से जितने सारे फोटोन निकलेंगे सबकी पोलराइजेशन एक होगी, सबका एनर्जी जो लेवल होगा सेम होगा, इसलिए लेजर लाइट फिर क्या हो जाता है, सेम उसकी पोलराइज्ड होती है, सेम एनर्जी होता है, सेम फेज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट है और पोलराइज्ड है। जनरली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट नेवर क्रिएट यानी पोलराइज लाइट, और नेचुरल लाइट जो होता है वो अनपोलराइज होता है, नेचुरल लाइट होता है वो इनकोहेरेंट होता है, लेजर लाइट क्या होता है, पोलराइज्ड होता है और कोहेरेंट होता है। तो वो जब ट्रिगर किया जाता है ना, तो अब जितने सारे निकलते हैं सबकी आइडेंटिकल यानी फेज होते हैं, आइडेंटिकल एनर्जी होता है और आइडेंटिकल पोलराइजेशन भी होता है, यानी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी सेम होता है। हाँ, कोई पूछ रहे थे, बताइए। सर आपने बोला सर मेटास्टेबल स्टेट, सर इसमें अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर, तो और ये मतलब डे एक साइड थोड़ी होगा, ये तो एक साइड होना चाहिए ना इन इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स वो अलग, देखिए लेजर वाले प्रोसेस में क्या होता है, 3 लेयर उसमें होते हैं, राइट। जैसे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। E3 की मान लेते हैं 10⁻10 सेकेंड है, E2 की मान लेते हैं 10⁻3 सेकेंड है। तो इसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचाया जाता है जिसकी एनर्जी यानी जिसकी टाइम कम हो। अब यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ ड्रॉप करवाया जाता है मेटा स्टेबल स्टेट में। अब यहाँ से देखिए, अगर इसकी टाइम है 10⁻3 और इसकी टाइम है 10⁻, यानी 10⁻10 10⁻3, यानी इसके रिलेटिवली में कितना है, 10⁻7 सेकंड का डिफरेंस है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि जब ये फॉल, ये यहाँ से जल्दी जल्दी फॉल कर रहा है, यहाँ से फॉल होने की टाइमिंग काफी कम है ना। तो ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन काफी देर के बाद यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद फिर इस स्टेट में ट्रिगर करवाया तो बहुत सारा लार्ज इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल करता है वो, इसलिए उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो काफी इंटेंस होती है और ये सारे के सारे जो होंगे वो पोलराइज्ड होंगे। वो तो सबको एक जगह रखा जाता है तब फॉल करवाया जाता है। ये सब 3 एनर्जी लेवल रूबी लेजर के लिए ना। हाँ, लेजर के लिए वो सब अलग चीज है। अभी यहाँ पे ये समझिए कि ये जो अलग अलग ऑर्डिनरी लाइट में अलग अलग लाइट जो निकलते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्लाइटली डिफर होती है एक दूसरे से, और इसलिए लाइट जो होता है वो यानी रैंडम फेज होता है, रैंडम फ्रीक्वेंसी होती है, रैंडम फेज होता है। जैसे यहाँ मैं कह रहा था कि एक जब लाइट सोर्स निकल रहा है तो यहाँ अगर आपने कोई सोर्स यहाँ पे यूज किया है, ये सोर्स अगर यूज किया तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो ऑलमोस्ट उसकी अगर प्योर सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज काफी कम होगा, तो ऑलमोस्ट ये कोहेरेंट होगा। अगर प्योर नहीं है, फ्रीक्वेंसी की काफी ज्यादा वेरिएशंस है, तो काफी क्विकली अपनी यानी कोहेरेंसी लॉस्ट कर देगा ये। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक तो प्रोसेस होता है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, दूसरा प्रोसेस होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये भी क्विकली समझ लीजिए कि नेक्स्ट क्लास से हम यानी दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे YDSC। इसमें क्या होता है कि एक ये सपोज कीजिए कि यानी थिन फिल्म है और यहाँ से इसकी यानी N1, ये N2, ये N3 है। हम यहाँ पे करते क्या है कि एक लाइट फॉल करवाते हैं जो इनकोहेरेंट होता है, जैसे यहाँ से ये लाइट फॉल करवाए, ये इनकोहेरेंट है, रिफ्लेक्ट होके ये गया, फिर यहाँ से ट्रांसमिट होके ये जाएगा, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके ये जाएगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं ये, और फिर यहाँ से ट्रांसमिट होगा ये। अब होगा क्या, ये जो लाइट रेज निकला है ये और ये, यानी ये किसका पार्ट है, तो जैसे ये कलर आया यानी ये कोई लाइट आया और ये स्प्लिट और ये स्प्लिट, ये इसी का पार्ट है ना, दो स्प्लिट हो गया है। यस सर। तो होगा क्या, यहाँ के बाद जो आया यानी ये स्प्लिट और ये स्प्लिट, तो ये इसी का पार्ट है। तो होगा क्या कि इस तरीके से ये दोनों लाइट जो होंगे वो कोहेरेंट होंगे क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। लग रहा है ना आपको, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मिक्स थी, बट ये जो स्प्लिट हुआ वो एक ही पल्स से स्प्लिट हुआ होगा ना, ये दोनों। तो ये दोनों जो होंगे वो कोहेरेंट सोर्स होंगे। तो जनरली इसे हम R1 और R2 कहते हैं, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होता है। कोहेरेंट सोर्स। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें परेशानी है कि कोहेरेंट सोर्स कैसे हुआ, तो कोहेरेंट सोर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है, क्या टेस्टिंग है कि वो कोहेरेंट सोर्स है?
तो सर बीच में Phase फ्रीक्वेंसी का जो अगर Phase आपको difference है इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पे, वो कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्स है। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होता तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं दिखता। तो ऐसे सिचुएशन में इंटरफेरेंस दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि R1 R2 जो है वो कोहेरेंट सोर्स है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? यहाँ इसे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहा जाता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये सोर्स हो गए, इस दोनों की एम्पलीट्यूड डिफर होती है, इसलिए एम्पलीट्यूड को हमने क्या कर लिया, दो पार्ट में स्लाइस ऑफ कर लिया, तो इसलिए इसको कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। इसका यूज क्या होगा? काफी वाइडली यूज होता है थिन फिल्म में, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, न्यूटन रिंग्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये तीन डिवाइस जो है, या तीन जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है, वो इस प्रोसेस को यूज करते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। दो हमारे पास नेट प्रोसेस है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सर हाँ कहिए। सर जो ट्रांसमिटेड रहे वो भी कोहेरेंट सोर्स होंगे? पोलराइज तो नहीं, ये भी कोहेरेंट होता है, क्योंकि हमें ना यानी ऊपर भी पैटर्न दिखता है, नीचे भी पैटर्न दिखता है। अगर कोई यहाँ से देखे तो भी पैटर्न दिखेगा, कोई यहाँ नीचे से देखे तो भी पैटर्न दिखता है वो। तो ये जब हम थीन फिल्म में डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कोहेरेंसी, क्या क्या पैटर्न होता है इसमें, बट ये ऊपर और नीचे दोनों दिखता है हमें। ठीक, ओके। तो यहाँ भी जो ये दो आया है ना, वो एक ही से स्प्लिट हो गया है ना। जैसे यहाँ तक देखिए, ये आया था और यहाँ से दो स्प्लिट हो गया, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी, तो अब इसलिए कोहेरेंट होगा। और सबसे बड़ी टेस्टिंग की पैटर्न दिख रहा है इंटरफेरेंस, इसका मतलब ये कोहेरेंट होगा वो। सर पीछे वाली स्लाइड में जो एक सर कलर है, वो स्विच से पास होने के बाद कलर तो रहेगा ना सर, एक जैसा ही दिखाई देगा? क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आया। जो कलर है सर, वो जो स्विच से पास करेगा तो दिखाई देगा एक तरह ही का ही, कि मतलब अलग अलग दिखाई देगा? होगा तो अलग अलग कलर, लेकिन हमारे ह्यूमन आइज के लिए ऑलमोस्ट सेम कलर दिखाई देगा। येलो लाइट से, अगर येलो बल्ब से अगर आप कलर देखते हो, आपको उसमें ग्रीन या रेड दिखता है क्या? नो सर, येलो ही दिखता है ना। तो वो येलो ही दिखेगा, बट माइक्रो लेवल पे चेंज होती है। हर एक की कलर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट ऑन यानी एवरेज आपको वो सिमिलर कलर दिखेगा। जिस कलर के आपने बल्ब यूज किया होगा वही दिखेगा आपको। ओके सर, ओके। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्या करेंगे, यानी इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, सर हो वो गया? कंडीशन इंटरफेरेंस वाला स्लाइड भी एक बार दिखा दोगे? कौन सा, ये या इसके बाद वाला? के पहले वाला सर। हाँ हाँ। वे मस्ट बी कोहेरेंट, सेम पोलराइजेशन, सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। दो चीज होगा, यानी कोहेरेंट और सेम पोलराइजेशन। सेम फ्रीक्वेंसी तो कभी हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोहेरेंट है तो ठीक है, वो यानी इंटरफेरेंस होगा वो। सर सेम फ्रीक्वेंसी तो मतलब ये ना कि उसमें फ्रीक्वेंसी का जो स्प्रेड काफी कम रहे, तो सक्सेसिव। हाँ, जैसे देखिए कोहेरेंट के लिए क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम होगी, बट होगा क्या कि कोहेरेंसी ना डिग्री होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा कोई ना कोई कोहेरेंट होगा, तो थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस भी होगी, तो भी वो क्या होगा, इंटरफेरेंस दे सकता है वो, राइट। जब मैंने कहा कि कोहेरेंस होगी, तो कोहेरेंस का ना डिग्री होता है। कोई चीज कम कोहेरेंस होगा, कोई चीज ज्यादा कोहेरेंट होगा, परफेक्ट कोहेरेंट नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ये लड़का अच्छा है, अब और फिर कोई और लड़के को मैं कहता हूँ कि ये भी लड़का अच्छा है, आपको लग रहा है कि दोनों लड़का एग्जैक्टली इक्वल होगा ना? उसके गुडनेस की डिग्री है। ऐसे ही कोहेरेंस की ना डिग्री होती है कि कोई सोर्स ज्यादा कोहेरेंट होगा, कोई सोर्स कम कोहेरेंट होगा। तो लूजली टॉकिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई कोहेरेंट है तो इंटरफेरेंस देगा, या सबसे बड़ा उल्टा है, इसका ज्यादा करेक्ट है, इंटरफेरेंस दे रहा है, आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कोहेरेंट है। कोहेरेंट है।
जितना ज्यादा बेटर इंटरफेरेंस दिख रहा है वो उतना ज्यादा कोहेरेंट है। अगर इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको काफी धुंधला दिख रहा है, अच्छे से नहीं बन रहा है वो, इसका मतलब वो काफी खराब यानी कोहेरेंट सोर्स है। आया समझ में ये? हाँ सर। हाँ, वैसे कोहेरेंट वर्ड ना काफी वो है, यानी टीडियस है समझना, क्योंकि ये प्योरली एस्थेटिकल फिनोमेना है। क्योंकि जब फोटोन इमिट आउट होता है तो वो एक दो फोटोन नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ फोटोन होता है। जब कभी हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी काफी लार्ज हो तो हम कौन सा फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, क्लासिकल, क्वांटम या एस्थेटिकल? लार्ज क्लासिकल, एस्थेटिकल नहीं, क्लासिकल नहीं, एस्थेटिकल फिजिक्स अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरी। एस्थेटिक यानी एस्थेटिकल थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा है? थोड़ा सा। अच्छा, तो होगा क्या कि आगे आप डिटेल में शायद थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। जब कभी ना पार्टिकल काफी लार्ज हो जाता है तो फिर वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा काम नहीं करता, वहां पे सारा कुछ ना प्रोबेबिलिटी होता है वो, राइट। और प्रोबेबिलिटी को फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम वहां पे अप्लाई करते हैं तब। तो ये जो कोहेरेंसी है वो चूंकि लार्ज नंबर फोटोन इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे यानी डिपेंड करता है। तो हमें ऑन एवरेज प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ये कम यानी कोहेरेंट है या ज्यादा कोहेरेंट है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला ना सर आपने? हाँ, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फोटोन भी तो काफी लार्ज होगा ना वहाँ पे। एक्चुअली हमने लार्ज पार्टिकल्स नहीं, लार्ज पार्टिकल नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होगा तब। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।